आज बात करेंगे हम लोग क्लाइमेट। और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लाइक जेपीएससी ने अभी तक से वैसा कुछ खास सवाल पूछा नहीं क्लाइमेट से, बट फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें अपन समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं आपका, इसको ना मैं ऐड कर लेता हूँ इस वाले ये में भी। सबसे पहले बात करते हैं आपका क्लाइमेट को लेकर के। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख लेना है, बात नहीं, ये हमारी पृथ्वी है। क्लाइमेट समझते हैं ना, एक लंबे समय में जो मौसम की स्थिति होती है, वेदर का जो कंडीशन होता है, उसको कहा जाता है आपका क्लाइमेट। तो एक जो टाइम पीरियड होता है ना, वो अराउंड 30 to 35 ईयर्स का लिया जाता है, ठीक है। और मौसम होता है आपका तुरंत बदलने वाला, छोटे क्षेत्र के लिए। क्लाइमेट जो है आपका लंबे समय में बदलता है, और जो है आपका बड़े क्षेत्र के लिए। तो जैसे आज सुबह का मौसम कुछ और, कल का मौसम कुछ और, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर अर्थ में जो क्लाइमेटिक जोन है ना, वो आपका मेनली देखा जाए कितना, आपका 3 है, ठीक है। सनलाइट जहाँ पे सीधी पड़ती है, एक मान के चलिए कि हम लेके चलते हैं कहाँ पे, आपका इक्वेटर में सनलाइट सीधी पड़ रही है। तो जहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और आप देखेंगे कि जो है वहाँ पे गर्म मौसम होगा। तो यहाँ का ये जो होगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आपका, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल, या फिर जो आपका टॉरिड जोन कहा जाता है। टॉरिड भी बोलते हैं, या फिर इसी को ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है 2 लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया होता है ना, उसको कटिबंध कहते हैं। तो ये बेसिकली कटिबंध ही कहलाएगा। टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती है, टेम्परेचर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, और जो है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट थोड़ी तिरछी पड़ती है, तिरछा दिखाने के लिए कौन सा दिखाते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, जहाँ पे तिरछी पड़ेंगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम होगा। और इस वाले जोन को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं आपका टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। टेम्परेट जोन नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल जो आपका ध्यान रख लीजिएगा, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जनरली यहाँ से टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है आपका, कम होता है। तो दोनों साइड टेम्परेट कहलाएगा, एक जो आपका नदर्न टेम्परेट, एक जो आपका सदर्न टेम्परेट, उत्तरी शीतोष्ण, और जो आपका एक ये दक्षिण वाला दक्षिणी शीतोष्ण कहलाएगा। जहाँ पे सनलाइट एकदम से तिरछी पड़ती है वो है आपका पोलर रीजन, और ये जो कहलाता है आपका फ्रिजिड जोन कहलाएगा, यानी जो आपका शीत कटिबंध कहलाता है। तो सनलाइट यहाँ पे एकदम से तिरछी पड़ती है, और इस कारण से यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, चीज़ें ऑलमोस्ट जो आपका फ्रीज हुई रहती हैं, और इस कारण से ये फ्रिजिड जोन कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाता है, ठीक है। बात नहीं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, लाइक इंडिया ले लीजिए, या फिर लाइक अपना झारखंड ही ले लेते हैं। झारखंड की बात करते हैं तो ये जो लाइन्स है, स्पेशल लाइन्स, ये तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है ये 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी जो है मकर रेखा, यानी ये कैप्रिकॉर्न कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इसको जो है अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसको अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ नदर्न पोल एंड 90 डिग्री साउथ सदर्न पोल कहलाता है। खैर, अब यहाँ पे बात करें अगर हम, तो इस वाले हिस्से की
मेन हमें ज़रूरत है इसी की। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के ऑलमोस्ट बीचों बीच से गुजरती है आपका कौन सी रेखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब आधे हिस्से में यानी झारखंड का जो आधा हिस्सा है वहां पे क्या मिलेगा आपको? टॉरिड जोन। और आधे ऊपर वाले हिस्से में कौन सा मिलेगा आपका? टेम्परेट जोन। यानी इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो मैप में अगर आप देखना चाहेंगे इसको तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा मैप बना लेते हैं ताकि मान के चलिए ये हमारा झारखंड हो गया, राइट। और इसी से होकर पास होती है कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। (23.5 डिग्री नदन लैटिट्यूड यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आधा हिस्सा है यानी साउथ वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? टॉरिड, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल। तो झारखंड का जो एक्सपेंशन है वो कहाँ पे है? वो है आपका उष्ण कटिबंध में, ध्यान रख लेनी है। कहाँ पे? उष्ण कटिबंध में, खास करके सदन वाला पार्ट। लेकिन वही नदन पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा? यहाँ पे मिलेगा टेम्परेट जोन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो जब हम बात करते हैं कि झारखंड का जो एक्सपेंशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा एक्सपेंशन यानी जो इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाएगा, यानी क्लाइमेटिक एक्सपेंशन ऑन ग्लोब, क्लाइमेटिक एक्सपेंशन ऑन ग्लोब, ठीक है, यानी जो है आपका ग्लोब में जलवायुविक भी बोल सकते हैं, जलवायुविक विस्तार। तो याद रखेंगे किसका हम, चूंकि झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? कहेंगे आपका जो है उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो कितने कटिबंधों में झारखंड का एक्सपेंशन है? तो याद रखेंगे 2। कौन कौन सा? वो है आपका ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आपको तो आया, बाकी सारे ऑफिसर आया ना? क्योंकि झारखंड जो है आपका ग्लोब में, आप देखें जब हमने फर्स्ट वाली क्लास में बात किया था, ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा 2 हिस्सों में बांटती है झारखंड को। तो कर्क रेखा के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो है वहाँ पे, ठीक है, क्या मिलेगा? टॉरिड जोन, या फिर इसको कहा जाता है आपका उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध, या जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं। हम जहाँ पे अभी हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हैं। तो अगर हम कहें क्लाइमेटिक जोन के बेसिस पर कि किस क्लाइमेटिक जोन में अभी हम हैं, तो हम हैं आपका जो है टॉरिड जोन में है, या ट्रॉपिकल जोन में कह लीजिए, उष्ण कटिबंध में है। तो रांची मतलब कांके के साउथ में जितना जगह है, ठीक है, कांके के साउथ में, तो हम कांके के साउथ में ही तो हैं। कांके हमारे से थोड़ा और नॉर्थ में है, ठीक है। तो कांके के साउथ में जो लोग भी हैं वो सारे के सारे जो है आपका उष्ण कटिबंध में है, यानी जो है आपका टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन में कह लीजिए। लेकिन कांके के नॉर्थ में जितने लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हैं जो कि उधर गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, इवन रामगढ़ है ना, रामगढ़ का भी बहुत सारा हिस्सा, तो जो लोग, या फिर उधर आपका साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ है ना, दुमका, ये जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे कहाँ पे आपका वो है? टेम्परेट जोन में। जबकि इधर लाइक खूंटी, कोल्हान रीजन है ना, आपका जो है लोहरदगा का मैक्सिमम पार्ट, गुमला का मैक्सिमम पार्ट, ये सारे के सारे कहाँ पे आपका ये ट्रॉपिकल जोन में है। तो पहला चीज़ आपको ये ध्यान रख लेनी है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रख लेना है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्लाइमेट टाइप, है ना, यानी जो आपका जलवायु का प्रकार है, तो चूंकि हाँ, ये जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन का इफेक्ट है झारखंड पे, वो लैटिट्यूड की वजह से है या फिर एलिवेशन की वजह से? देखिए दोनों ही चीज़ें, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर भी जाते हैं तो लैटिट्यूड पे, तो यूपी वगैरह में तो ऐसा कुछ टेम्परेचर दिखता नहीं है प्लेन्स वगैरह होने की वजह से। देखिए क्या होता है ना कि टेम्परेचर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन के बेसिस पर जो है डिफाइन नहीं होता। वो देखा जाता है कि वहाँ का लैंडफॉर्म्स कैसा है,
ठीक है। अगर मान लेते हैं प्लेन रीजन होगा तो जाहिर सी बात है हायर टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर प्लेटू रीजन होगा, हिली रीजन होगा, तो क्या होगा आपका, वो थोड़ा सा, ठीक है, टेम्परेचर कम देखने मिलेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्लेटू रीजन होते हैं वो जनरली प्लेन रीजन के मुकाबले थोड़े से ऊंचाई पर होते हैं, और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। यानी 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, यानी सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो इसलिए आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में पहले क्या होगा आपका, ठीक है, पहले डिक्रीज होता है, फिर जो है आप ट्रोपोस्फेयर के बाद जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में पहले 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो है फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ही 20 किलोमीटर के बाद तो टेम्परेचर अब इंक्रीज होना शुरू होता है। फिर आता है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में क्या होगा आपका, फिर डिक्रीज होना शुरू होगा, ठीक है। और फिर मेजोस्फेयर के बाद फिर आएगा कौन सा आपका, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर से जो इंक्रीज होना शुरू होता है फिर इंक्रीज ही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कुछ दूरी तक घटता है, और उसके बाद फिर जो है जो बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि आप सूर्य के नज़दीक पहुंच रहे होते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर फिर क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा फिर बढ़ते जाता है, ठीक है। और इतना बढ़ते जाएगा, सूरज के करीब पहुंच गए तो फिर जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर उसका जो है बहुत ज़्यादा होता है ना। आप समझिए कि जो फोटोस्फेयर आप जो देखते हैं, जहाँ पे सूर्य का लेयर जो दिखाई देता है आपको, बेसिकली वो फोटोस्फेयर कहलाता है। फोटोस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता है आपका, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और कोर का टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है आपका कितना, 10⁻7 केल्विन, ठीक है। मतलब आप समझिए कि इतना ज़्यादा कि जो है सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। खैर, जलवायु के प्रकार की बात करते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ का जो जलवायु है वो कैसा आपका, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप है ना। यहाँ के जलवायु को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप कहा जाता है। लाइक इंडिया में अगर हम देखेंगे तो पूरे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वो उष्णकटिबंधीय ऐसे ही होता है, कटिबंधीय जो भी है देख लीजिएगा, वही इसलिए जो है उष्णकटिबंधीय जो है, देखिए उष्णकटिबंधीय मॉनसून प्रकार का आपको देखने मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मॉनसून प्रकार। तो ये देखिए, अगर विस्तार पूछा जाएगा तो उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन अगर टाइप पूछा जाएगा तो उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी प्रकार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दरअसल ये पूरे इंडिया का क्लाइमेट ऐसा ही है। दरअसल ये जो मॉनसून है ना, मॉनसून को लाइक एक तरह से जो मॉनसून की जो डिस्कवरी की गई थी वो किया गया था 46 AD में, हिप्पलस ने किया था। एक वैज्ञानिक थे, हिप्पलस नाम था उनका, उन्होंने 46 AD में उसको खोजा था। लेकिन मॉनसून के बारे में जो स्टडी किया, लाइक उनका नाम था अल मसूदी, जो कि एक अरबिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये जो मॉनसून वर्ड है मौसम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है मौसम, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब बात करेंगे झारखंड में जो एक तरह से ये है, ठीक है। लाइक झारखंड के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो एक तो आपका ध्यान रख लीजिएगा जो लैटिट्यूड है वो, है ना। क्योंकि हम कहाँ पे हैं, हमारा जो एक्सपेंशन है वो कहाँ पे आपका उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में है। तो एक जो आपका लैटिट्यूड हो गया, दूसरा हो गया आपका एल्टीट्यूड, यानी जो आपका ऊंचाई। झारखंड की जो एवरेज हाइट है वो है आपका कितना, वो है 760 मीटर, यानी 760 मीटर। अब इतनी ऊंचाई पर होने के कारण से आप देखेंगे बाकी स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है आपका, कम रहता है। जैसे आप अभी चले जाइए बिहार, है ना, यूपी, या फिर आप साउथ में चले जाइए, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब चले जाइए, ठीक है। अब वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा फील होगी। यहाँ पे क्या है कि अभी भी जो है थोड़ी ठंड फील होती है। तो ये जो है अंतर क्यों है, ये अंतर है आपका जो है ऊंचाई पे होने के कारण से, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरी चीज़ जो है वो है आपका, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे समुद्र की बात करते हैं तो लाइक हम कोस्टल स्टेट तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिएगा तो हम जो है समुद्र से अराउंड 90 किलोमीटर के दूरी पर हैं। जैसे जो बहरागोड़ा है, ईस्ट सिंहभूम का बहरागोड़ा सबसे जो है अगर झारखंड का देखेंगे सबसे साउथ ईस्टर्न एक तरह से पार्ट है बहरागोड़ा। तो बहरागोड़ा से बे ऑफ बंगाल की दूरी ऑलमोस्ट कितना आपका 90 किलोमीटर के आसपास देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल का इफेक्ट है वो आपको थोड़ा बहुत कहाँ पे, झारखंड में देखने को मिलेगा। क्लाइमेट को वो थोड़ा बहुत अफेक्ट करता ही करता है। इसके अलावा एक नाम आएगा जब हम पढ़ेंगे कौन सा, विंटर सीजन, तो वहाँ पे पढ़ेंगे जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी इसको कहा जाता है पछुआ, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं।
तो ये मेडिटेरेनियन सी में एक चक्रवाती तूफान उत्पन्न होता है, और उस चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन जो होता है ना, वो आपका जेट स्ट्रीम के कारण से आएगा कहाँ पे, आपका इंडिया में, और ठंडे के मौसम में यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा करवाती है। ठीक है, हालांकि इस बार अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से बारिश हुई नहीं है। जनरली वो दिसंबर जनवरी के आसपास में होता है, यानी ठंडे के मौसम में, जो कि रबी क्रॉप्स के लिए अच्छा माना जाता है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से बारिश न होने का सबसे बड़ा परिणाम ये देखने मिलेगा कि गर्मी का मौसम जल्दी आएगा। ठीक है, समर सीजन जो है जल्दी आ जाएगा। देखिए मार्च होते होते जो है वो भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मे भी हो सकता है बीच में कहीं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो जाए, अलग बात है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो समर सीजन आपको जल्दी देखने मिलेगा। खैर वो अलग सा मैटर है, फिलहाल के लिए बात करते हैं। झारखंड में मेनली जो आपका 3 टाइप के सीजन पाए जाते हैं। एक आपका विंटर सीजन, विंटर सीजन जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है कब से, आपका ये नवंबर से स्टार्ट होता है, सो रहेगा कब तक, आपका फरवरी महीने तक रहता है। समर सीजन की जब हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है आपका मार्च से लेकर के आपका जो है मिड जून तक आपको देखने मिलेगा। ठीक है, मिड जून इसलिए क्योंकि मिड जून में जो आपका मानसून शुरू हो जाता है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो ये जो आपका मिड जून से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे इसका इफेक्ट जो आपको कब तक देखने मिलेगा, अक्टूबर तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सीजन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में याद रखना हो, सीजन क्यों चेंज होते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, ड्यू टू रिवोल्यूशन मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का एक परिक्रमण गति है, उस गति के कारण से मौसम बदलते हैं। यानी जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जो है नदन हेमिस्फीयर में सीधी चमकती है तो हमारे यहाँ पे गर्मी का मौसम आएगा। जैसे अभी मार्च का महीना आएगा ना, ठीक है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च का जो समय आएगा उस समय सनलाइट इक्वेटर पर सीधी चमकेंगी, यानी विषुवत रेखा पर, और मार्च के बाद धीरे धीरे वो शिफ्ट होती है कहाँ पे, आपका पूरी तरह से नदन हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और जहां पे सनलाइट सीधी पड़ेंगी वहां का टेम्परेचर जो है क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और इस कारण से जो है आपका हमारे यहाँ पे समर सीजन आता है। इस परिघटना को, इस जो है इवेंट को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आपका सूर्य का उत्तरायण होना, या इसी को समर सॉल्स्टिस कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं आपका ग्रीष्म अयनांत, या फिर इसी को कहा जाता है आपका कर्क संक्रांति। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेल इसके बाद जो है आपका, ठीक है, जब ये जून के महीने में समर सीजन आएगा, समर के बाद जो है आप देखेंगे क्या, आपका समर के बाद आएगा आपका जो है रेनी सीजन, यानी जो आपका वर्षा ऋतु। ठीक है, इधर अच्छा तबीयत खराब है क्या, तो यहां पे आपको ध्यान रख लेनी है कि खाना वाना नहीं खाया क्या टाइम पर, अच्छा जाके डॉक्टर से दिखा लीजिए, है ना। हाँ, लापरवाही नहीं। हाँ, मैं भी उपवास वगैरह की हूँ, लेकिन शिवरात्रि तो आज नहीं है ना, कब है, कल है। अच्छा, जान के अनजान बन रहे हैं सर। नहीं सच में, मतलब नहीं, मुझे लगा शायद आज ही है इसलिए। नहीं, वो क्या है ना कि मैं जहाँ पर रहता हूँ सामने शिव मंदिर है, तो वो मतलब वो ये कर रहे थे उसको, हमको लगा कि शायद आज ही है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, खैर वैसे आज और कुछ खास है, आज लास्ट डे है आपका फॉर्म अप्लाई करने का, तो इसलिए जो है आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आज लास्ट डेट है, अगर आपने अभी तक से अप्लाई, और हाँ सुन लीजिए, अगर आपका फाइनल एक तरह से एप्लीकेशन जो प्रिंट कर सकते हैं वो अगर आपको अभी तक से नहीं ये हुआ है तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि क्या फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो फिर परेशान होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 जगह चेकलिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, चेक बॉक्स मिलेगा, दोनों जगह पे जब तक से आप उसको जो है टिक नहीं करेंगे तब तक से आपका फाइनल सबमिट होगा ही नहीं, समझ गए। नहीं तो फिर सोचेंगे चलो फाइनल तो हो ही गया, अब आराम से रहेंगे, फिर पता चला कि आपका कुछ हुआ ही, समझ गए, इसलिए खैर आते हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि जो फॉर्म का प्रति है ऑफलाइन कॉपी विद डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मार्कशीट वगैरह जो हमने लिए हैं वो उसका एक कॉपी को भेजना है पोस्ट के। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो जेपीएससी उस नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती कि जो आपको इस डेट तक भरना है, मतलब ये सबमिट करना है। किसमें? पेपर का क्लिप छोड़ दीजिए, ऑफिशियली है क्या वो, ठीक है, बात नहीं। जब 29 ऑफ जनवरी को, ध्यान दीजिए, 29 ऑफ जनवरी को जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ होता कि इतने तारीख तक आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है, ये जाके ऑफलाइन सबमिट करना है, या तो बाय पोस्ट आप भेजिए या फिर डायरेक्ट ऑफिस में जो है जमा कीजिए। ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर जेपीएससी के प्लानिंग में ऐसा कुछ चेंजेज होते तो उसके लिए जो है अलग से नोटिस भी आता, अभी तक से ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है।
हाँ, अभी जो कल रात में एक आया आपका जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए, उसमें वो लिखा हुआ है कि आपको 25 मार्च तक क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस डॉक्यूमेंट का पूरा एक इन्वेलप तैयार करके, ठीक है, ऊपर में आपको एग्जाम का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई करना है वो सारा चीज़ ये करके आपको जो है जेपीएससी ऑफिस में जाके सबमिट करना है। या तो आप जाके सबमिट कीजिए या फिर जो है आपका, अब ऐसा क्यों कहा गया है आपको मैं बताता हूँ। अभी नहीं चाहिए जेपीएससी को, क्योंकि जब आप प्री निकाल लीजिएगा ना, मेंस का जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिंट आउट, और जो जो एक तरह से डॉक्यूमेंट एक तरह से चाहिए वो सारा आपको जाके कहाँ पे, जेपीएससी ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। उसकी फिर एक मिलती है पर्ची, है ना, जब आप ये करेंगे तो उसका पावती बोलते हैं, रिसिप्ट कह लीजिए, वो दिया जाता है। उसके बाद फिर आप मेंस एग्जाम दीजिएगा। मेंस एग्जाम देने के बाद जो है आपका फिर जो इंटरव्यू के लिए आएगा, तब जाके जो है आपको वो डीबी के समय जो जो आपने एक तरह से मेंस के समय दिया है वही सारा चीज़ आपको डीबी के समय एक तरह से ये करके लेके जाना है। उसमें भी जो है आपका 2 कॉपी बना के ले जाना होता है, लेकिन जो है आप बना के ले जाइए कितना, 4 कॉपी बना के लेके जाइए। कहीं गलती किसी में साइन वाइन भी छूट गया, कहीं कुछ भी मिस्टेक हुआ तो वहाँ पर हड़बड़ी हो सकता है, क्या होगा, 100 रुपया ज़्यादा ही खर्चा होगा, लेकिन ऐसा जो है ये किया जाता है। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम में वैसा कुछ नहीं है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाले में इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो हिंदुस्तान पेपर का आपने ये किया क्या, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि 5 मार्च तक जब आपका फॉर्म भरने का डेट है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, बात नहीं, अगर कोई इंटरनल न्यूज होगा, ठीक है, मान के चलिए, तो अब हो सकता है कि ये उनके लिए होगा जो 22 अभ्यर्थियों को जो फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, उनका ऑफलाइन फॉर्म जो है एक तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, जेपीएससी के द्वारा। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इनका ऑफलाइन आवेदन जेपीएससी स्वीकार करेगी। तो हो सकता है उनके लिए कर दिया गया होगा कि 5 मार्च तक उनको अपना ऑफलाइन फॉर्म सबमिट जो है कहां पे करना है, जेपीएससी ऑफिस में करना है। उन 22 स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, न कि सबके लिए, समझ गए। हाँ, क्योंकि उसमें कहा है कि ऑफलाइन उनका फॉर्म सबमिट किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए होता तो जो है आपका नोटिस आता ही आता, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं सारे सीजन के बारे में, हालांकि बहुत ज़्यादा हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसी के बारे में एक तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो सूर्य के उत्तरायण के कारण मार्च से तापमान बढ़ने लगता है। उत्तरायण होने का मतलब होता है सूर्य की किरणें जो आपका उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकनी शुरू होती है मार्च के बाद, राइट। तो अगर हम समर सीजन की बात करते हैं तो मार्च से लेकर कब तक रहेगा आपका, मिड जून तक रहेगा। एवरेज जो टेम्परेचर होता है इस समय 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है, राइट। अब हॉटेस्ट मंथ की बात करेंगे तो ये मई है, ठीक है। अब ये मई का महीना कैसे हॉटेस्ट है ये आपको पता चलेगा जब हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे ना झारखंड के लिए, तो वहां पर आपको बताएंगे पूरा का पूरा 1965 से लेकर के अब तक का डेटा के साथ कि कैसे वो ग्राफ जो हमेशा मई के महीने में हमेशा ऊपर में रहा है, टॉप में रहा है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस पूछा जाएगा तो जमशेदपुर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा प्लेटू रीजन है और इसलिए आप देखेंगे कहा जाता है कि यहाँ पे लू वगैरह जो है एक तरह से लू का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। लू यानी जो है आपका, ठीक है, जो हॉट विंड होता है ना, गर्म हवाएं, धूल भरी गर्म हवाएं होती है, उसको कहा जाता है आपका लू बोलते हैं, जो कि इंडिया में देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक तरह से चलता है और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में चलता है वो, ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह आप देखते हैं वहां पे, ठीक है। खैर इतना ध्यान रखेंगे। इस टाइम पे जो रेनफॉल होती है वो होता है किसके कारण से, ड्यू टू नॉर्वेस्टर। अब ये नॉर्वेस्टर क्या है तो ध्यान रख लीजिएगा, जैसे जैसे सनलाइट जो है आपका ऊपर की ओर सरकते जाती हैं, यानी जैसे जैसे शिफ्ट होते जाती हैं, वैसे वैसे क्या होगा आपका टेम्परेचर क्या होता है आपका बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ओपन एरिया में क्या होगा, प्रेशर घटता है। ध्यान रख लीजिएगा, ओपन एंड क्लोज सिस्टम दोनों में जो है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर के अलग अलग रिलेशन होते हैं। जैसे क्लोज सिस्टम में क्या होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जैसे प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा। लेकिन ओपन सिस्टम में क्या होता है, खास करके हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा, एयर जो है क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां पर एयर प्रेशर क्या होता है आपका, कम होता है। तो सिंपली आप ध्यान रख लीजिएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा आपका, कम होगा। और विंड का जो मूवमेंट होता है, एयर का जो मूवमेंट होता है, ध्यान रख लीजिएगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है, ध्यान रखेंगे। तो जिन एरिया में हाई प्रेशर होगा वहां की हवाएं तेजी से इधर मूव करते हुए आएंगी, और उसके कारण से एक प्रकार की आंधी जनरेट होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रकार का आंधी होगा, ठीक है, वो आंधी बन के आया हूं वाला नहीं, ठीक है, ये आंधी जो है आपका अलग है। हाँ, तो आंधी जनरेट होगा, इसी को कहा जाता है आपका क्या, नॉर्वेस्टर कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इस नॉर्वेस्टर का जो ओरिजिन होता है ना, ध्यान रखेंगे इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पे होता है आपका, ये होता है आपका छोटा नागपुर प्लेटू में, है ना। कहाँ पे होता है, छोटा नागपुर प्लेटू में होता है।
और ये जो है आपका देखेंगे कब, तो अप्रैल मई के महीने में ये जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। उस समय हवा आंधी वाली जो है बारिश होती है, थोड़ी बहुत देखा होगा आपने। और उस समय आप देखे होंगे कि आम जो होते हैं ना, पेड़ों में लगे हुए होते हैं, उन आंधियों के कारण से गिरते हैं, कच्चे आम होते हैं उस समय, है ना। भले अपने घर में खुद का बागान हो, लेकिन ध्यान दूसरे काम पर रहता है ना। तो ये जो है आपका, ये जो छोटानागपुर प्लेटू में ये डेवलप होगा। अब इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाल में इसी को काल बैशाखी बोलते हैं, असम में इसी को जो है आपका टी शॉवर कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं क्या, बोडो चिल्ला, है ना, बोडो चिल्ला कह सकते हैं। इसी को टी शॉवर कहा जाता है, यानी चाय वर्षा बोलते हैं। आप यही चीज चले जाइए कहाँ पे आपका, केरला में, तो केरला में इसी को बोला जाता है मैंगो शॉवर बोलते हैं। कर्नाटक में चले जाए तो वहाँ पे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, या फिर उसी को कॉफी शॉवर कहते हैं। ठीक है, झारखंड में अगर हम बात करें, इसी को क्या बोला जाता है आपका, नॉर्वेस्टर बोलते हैं, या इसी को मैंगो शॉवर भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय आम के जो फसल लगे होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है। और इसका तो झारखंड में कोई रीजनल नहीं है? नहीं, झारखंड बस नॉर्वेस्टर ही बोलते हैं। हाँ, अगर आज क्वेश्चन कि झारखंड जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी किस जिला में पड़ता है, तो उसमें कौन है? ऐसा तो पूछेगा ही नहीं। पहली बात, जमशेदपुर जिला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, सुन तो लीजिए मेरी बात, ठीक है। दूसरी चीज की जो है आपका, कौन सा जिला में, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाँ इस जिला में। अब मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर हम बात करें कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। अगर हम राजस्थान का, हमारा एवरेज टेम्परेचर तो है नहीं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट प्लेस है, हम बोलते हैं कि इसको आपका कौन सा, आपका जैसलमेर नहीं है, ठीक है। भदौली एक जगह है, कहाँ पे, राजस्थान में ही, ठीक है। वो क्या है आपका हॉटेस्ट प्लेस है इंडिया का, ठीक है। वो जैसलमेर क्या है आपका, लिस्ट जो है आपका रेनफॉल होता है वहां पे, ठीक है। पलामू और ये पूर्वी सिंहभूम है, जैसे हम पढ़े बहुत है कि पलामू सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि जो है आपका हॉटेस्ट प्लेस की हम बात करते हैं, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट या जो है आपका कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जैसा कोई एक तरह से ये नहीं है, समझ गए। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि हाँ ऐसा पूछ दिया, तो पूछने का तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना। पलामू गर्म नहीं है, वहां पे अगर आप देखेंगे क्लाइमेटिक जोन के आधार पर देखा जाए तो पलामू जिस क्लाइमेटिक जोन में आता है उसको कॉन्टिनेंटल टाइप कहते हैं, यानी जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। और जलवायु क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए तो कॉन्टिनेंटल टाइप की जो जलवायु होती है वो सबसे गर्म है, जिसमें से गढ़वा, पलामू, चतरा, ठीक है, जो पश्चिमी हजारीबाग का क्षेत्र, ये सब आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल टाइप में, समझ गए। ऐसा कोई डेटा है नहीं। दूसरी चीज आपको बता दें कि जो आंकड़े एक तरह से आपको देखने मिलते हैं ना किताबों में, ठीक है, उसका भी कोई ऑथेंटिक सोर्स है नहीं, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट जो है वहाँ BAU से जो है आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वो वहाँ पे लाइक एक तरह PhD कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सर ये जो डेटा वगैरह आप देखते हैं ना, इनका कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना, मतलब आप समझिए कि ठीक है सालों साल पुराना डेटा है, कोई मैच ही नहीं करता इसमें। तो फिर जो है जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों उतना। और रही बात की जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर जो है आपका सिटी वाइज ऐसा कुछ पूछता नहीं है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अब अगर पूछ दे तो वो सबके लिए एलियन ही होगा, है ना, उसके चक्कर में क्यों अपना दिमाग खराब ऐसे में तो सबसे ज्यादा बारिश भी हजारीबाग जिले में लिखा हुआ है। हाँ, मैं वो कभी पढ़ाता ही नहीं, मालूम है क्यों, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, वैसा कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो लिखने का बहुत चीज लिखा हुआ है, आते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है, ठीक है, किसके लिए, समर सीजन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रख लेनी है कि समर सीजन में इस वाले एरिया में क्या है आपका टेम्परेचर अभी हाई है, प्रेशर क्या होगा आपका लो होगा। तो जो इंडियन ओशन है आपका जो साउथ में, इंडिया के साउथ में, और जो आप लाइक अरेबियन सी में देख लीजिए, ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या होता है आपका इंडिया के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या है कि देखिए टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम, लेकिन टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो वहां की हवाएं तेजी से मूव करते हुए इंडिया में एंटर करती हैं। और याद रखेंगे 1 जून को, यानी जो आप एक तरह से फर्स्ट वीक ऑफ जून याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून को जो है वो हवाएं एंटर सीधे टकराती है कहां पे आपका, तो वेस्टर्न जो कोस्ट है, यानी जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, पश्चिमी जो घाट या वेस्ट कोस्ट कह लीजिए, यानी पश्चिमी तटीय भाग कह लीजिए, वहां पे टकराती हैं और उसको कहा जाता है मॉनसून बस्ट, है ना, यानी जो आपका उसको बोलते हैं मॉनसून प्रस्फोट। यानी इंडिया में मॉनसून का एक तरह से क्या होगा आपका आगमन होगा, ठीक है, इंडिया में मॉनसून का आगमन होगा। अच्छा, ये गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो एवरेज जो टेम्परेचर आपको मिलेगा कहां कहां पे, देखिए जमशेदपुर का 45.0 डिग्री सेल्सियस, रांची का 41.0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहां पे बोकारो लिखना चाहिए था, ठीक है,
बोकारो का भी जो आपका 41.40, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेंज जो दिखाता है 38 से लेकर 41 तक दिखाता है, तो मैक्सिमम को हमने एक तरह से रखा हुआ है वो है आपका 41 डिग्री सेल्सियस। धनबाद 44.6 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग जो 33.1 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका मेदिनीनगर या फिर जिसको डाल्टनगंज बोलते हैं 44.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि बहुत बार हमने ये देखा है कि जो आपका पलामू का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया है, तो मैंने पहले ही बोला है कि क्लाइमेट की हम जब बात करते हैं ना, तो क्लाइमेट लिया जाता है कितना, तो एवरेज जो है आपका जो ये होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए कितना आपका 30 to 35 ईयर्स, ठीक है, यानी जो आपका 30 से 35 सालों के बीच में एवरेज जो देखा जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया आपका, जमशेदपुर में, और इसलिए जमशेदपुर को कहा जाता है आपका हॉटेस्ट प्लेस ऑफ झारखंड। बात समझ में आई? तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। एक आध साल अगर कभी जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हॉटेस्ट प्लेस हो गया। सो पिछले 30 से 35 सालों का एक एवरेज डेटा लिया जाता है, उस आधार पर निकाला जाता है कि कौन जो है सबसे गर्म है और कौन सबसे ज़्यादा ठंडा है। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं कि बोलते हैं ना कि भाई झारखंड का सबसे ठंडा जो प्लेस है वो नेतरहाट है, लेकिन आप कुछ दिन पहले देखे होंगे ठंडे के मौसम में जो मैकलुस्कीगंज का जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला गया। अब आप कहेंगे उस हिसाब से कोल्डेस्ट प्लेस तो मैकलुस्कीगंज होना चाहिए, ठीक है, आप कह सकते हैं ना, लेकिन पिछले 30 से 35 सालों का डेटा लिया जाता है और उस आधार पर एवरेज वैल्यू निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि कौन हॉटेस्ट होगा कौन कोल्डेस्ट होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर हम बात करेंगे 2024 में चतरा का कोई एक जगह है, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, वो जो है आपका, ठीक है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चतरा का वो जो जगह है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जलवायु जब भी हम बात करते हैं तो एक औसत टाइम लिया जाता है, ठीक है, वो 30 से 35 साल का लिया जाता है। और सिर्फ जलवायु में नहीं, हर चीज़ का अपना अपना एक तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं कि बारिश ही बोलते हैं ना कि बारिश का दिन किसको कहा जाएगा, तो ध्यान रखें 24 आवर्स में अगर 2.25 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश होती है तब जाकर उसको क्या कहा जाएगा, वर्षा का दिन कहा जाता है, अदरवाइज उसको वर्षा काउंट करते ही नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ का अपना एक डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, रेनी सीजन की। तो रेनी सीजन शुरू होता है कब, मिड जून से। मिलीमीटर, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो इंडिया में जो बारिश होती है ना, 80% रेनफॉल होता है किससे आपका, ये होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं बस कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून, अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, इसको यहाँ पे आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। पहली चीज़ क्या है आपका, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा निम्न तापमान, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो जो है इंडिया का टेम्परेचर कैसा होता है आपका, ठीक है, लो होता है, और जब लो टेम्परेचर होगा तो इसके कारण से क्या बनेगा आपका, हायर प्रेशर क्रिएट होगा, यानी यहाँ पे हायर प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरी चीज़ है वो है आपका, ठीक है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का आपने पढ़ा होगा, ये जो है आपका जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक लेयर मिलता है जिसको कहते हैं क्षोभ सीमा, यानी ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोपॉज में एक बहुत मतलब जो है आपका हवा का समझ मोटा लेयर जो है बहता है जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम, है ना, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दरअसल 1945 में जब अमेरिका के जो बम गिराने वाले जो जापान में जा रहे थे ना, इनोला B-29, उसके जो है जो पायलट लोग थे उनको लगा अरे कोई पीछे से धकेल रहे हो, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं, हवा का बहाव पीछे से अगर तेज हो तो आपकी साइकिल जो है आपका तेजी से भागती है अपने आप। तो हवाई जहाज में भी वैसे था, बोले अरे कोई पीछे से धकेल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो पहुंच गए थे कि कहाँ पे आपका ट्रोपोपॉज में, यानी जो आपका ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर है उसको कहा जाता है आपका। जैसे स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द अर्थ आप पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, तो इसमें आप जो है देखिएगा कुछ इस तरह का होता है। ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेजोस्फेयर, ये आइनोस्फेयर और ये एक्सोस्फेयर। तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर और जो आपका ट्रोपोस्फेयर के बीच में लेयर है ना, इसी को कहा जाता है ट्रोपोपॉज कहते हैं। यहाँ पे हवा एकदम से जो है मतलब क्या चलती है आपका, हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है, एकदम तेजी से चलती है। तो इस कारण से यहाँ पे फील हुआ कि कोई चीज़ धकेल रहा है। तो फिर जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कि एक बहुत विशाल वायु राशि है, एक एयर मास है जो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसे नाम दे दिएगा जेट स्ट्रीम। हालांकि इसकी स्टडी की थी किसने, आपका एक रॉसबी वैज्ञानिक थे, नाम था, उसको रॉसबी वेव कहा जाता है क्योंकि वो वेव की तरह चलता है, ठीक है। तो वो जेट स्ट्रीम का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा उस पाथ का, ठीक है, कम होगा, है ना। इतना ही ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना है। तीसरी चीज़ जो है आपका वो है आपका कौन सा, ITCZ।
ITCZ यानी जिसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, ये ITCZ क्या होता है? ITCZ बेसिकली क्या है ना, देखिए यहाँ पे एकदम जल्दी में मैं बना के ये कर देता हूँ। यहाँ पे हवाएं जो चलती हैं ना उसको कहा जाता है आपका ट्रेड विंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका वेस्टर्लीज। यहाँ पे जो हवाएं चलती है उसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। और यहाँ पे हवाएं चलती हैं इसको कहा जाता है पोलर विंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोलर विंड कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, ये जो हवाएं जहाँ पे आपस में मिल रही है ना, तो जिस जगह पे वो मिलती हैं उसी को कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये होता क्या है? क्या हो गया? इसको भी चक्कर आ रहा है। चक्कर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं देखिए, बात ऐसा है कि ये आपके प्री के लिए है नहीं, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए अगर किस तरीके से ये जिम्मेदार है। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है ना, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपने मॉनसून तो पढ़ा ही होगा, तो फिर उसी में तो सारा चीज़ है ये, खैर। और या फिर वर्ल्ड फिजिकल पढ़ेंगे तो उसमें विंड आपने पढ़ा ही होगा, परमानेंट विंड। तो ये परमानेंट विंड ही तो है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और जहाँ का पोलर विंड, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो व्यापारिक पवनें जिसको ट्रेड विंड कहते हैं आपस में जहाँ पर मिलती हैं उसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब ये आपस में मिलती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ की ठंडी हवाएं तेजी से इधर पहुँचती हैं, गर्म होकर सीधे ऊपर की ओर उठती हैं। जब सीधे ऊपर की ओर उठेंगी तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ का क्या होगा, आपका प्रेशर जो आपका लो होता है, ठीक है, कम प्रेशर होगा। इसको कहा जाता है डोल्ड्रम, ठीक है। इसको बोलते हैं डोल्ड्रम कहते हैं, ठीक है। जो उष्णकटिबंध में जो निम्न प्रेशर बनता है ना, निम्न दाब बनता है, उसको डोल्ड्रम कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, सूर्य की किरणें जो है सनलाइट कर्क रेखा पर सीधी कब चमकती हैं? तो आप कहेंगे सर 21 जून को चमकती हैं। जा सकते हैं आप, ठीक है, कहीं रिश्ता टूट गया दिक्कत हो जाएगा, है ना। आज नहीं टूटेगा, रिश्ता जोड़ के आए हैं ये। 2 मिनट अगर टाइम होगा तो फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रॉपिकल इंटेंसिटी समझा दीजिएगा क्लास के बाद जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये तब बनता है जब सनलाइट जहाँ पे सीधी चमकेंगी। अब समझिए, हमने एवरेज मान के चला है कि इक्वेटर पर सनलाइट सीधी पड़ रही है तो इक्वेटर पर ITCZ बन रहा है, लेकिन जून के महीने में सूर्य की किरणें कहाँ पे? भारत में सीधी चमकती है ना। तो जब भारत में सीधी चमकेंगी तो ITCZ जो है आपका खिसक के इक्वेटर से खिसक के कहाँ आएगा आपका, ठीक है, जो नदन एक तरह से प्लेन है इंडिया का वहाँ पे पहुँचेगा, अरे कर्क रेखा के पास, ठीक है। तो जब कर्क रेखा के पास पहुंचेगा तो ITCZ का निर्माण कहां पे होगा? कर्क रेखा के पास। ITCZ कर्क रेखा के पास बनेगा तो क्या होगा आपका? वहां का प्रेशर लो होगा। तो ये तेजी से जो है उन हवाओं को जो डेवलप हुई है कहां पे आपका? इंडियन ओशन में, उनको अपनी ओर खींचने का काम करेंगे ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यही हवाएं तेजी से इंडिया में एंटर करती हैं कब? फर्स्ट वीक ऑफ जून को, फर्स्ट वीक ऑफ जून को जो आपका ये एंटर करती हैं और इसी को कहा जाता है आपका मॉनसून बस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मॉनसून बस्ट कहा जाता है, यानी मॉनसून प्रस्फोट कहा जाता है, यानी भारत में मॉनसून का प्रवेश हुआ। बात समझ में आई? पूछा जाता है कि भारत में मॉनसून कब प्रवेश करता है, तो याद रख लीजिएगा जून के पहले सप्ताह में। कौन सा मॉनसून? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पश्चिम मॉनसून, है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। अब इंडिया का जो शेप है ना वो कैसा आपका? एक पेनिसुलर शेप है, और इस पेनिसुलर शेप के कारण से ये साउथ वेस्ट मॉनसून दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एक जो आपका अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। पूरे इंडिया की बात बताऊं तो 35% जो रेनफॉल होता है वो किससे होता है? आपका अरेबियन सी ब्रांच से। किसका? साउथ वेस्ट मॉनसून का। और जो आपका 65, सॉरी ये गलती हो गया ना, यहाँ पे 65% जो आपका रेनफॉल होता है किससे? अरेबियन सी से, और 35% किससे होता है? आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ध्यान से सुनिएगा, अब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच आगे की ओर बढ़ रही है, इधर अरेबियन सी ब्रांच, इधर जो आपका पूरा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इधर बारिश करवाते हुए आगे की ओर पहुंचती है। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, इस जगह है कौन सा? आपका छोटानागपुर प्लेटू, है ना, छोटानागपुर प्लेटू। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहां पे सीधे एंटर करेगी, और ये जो आप देख रहे हैं कौन सा? आपका राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र या संथाल परगना। झारखंड में सबसे पहले मॉनसून की जो एंट्री होती है वो होता है आपका संथाल परगना में। कब होता है? मिड जून में। एवरेज याद रखिएगा 10 से 15 जून के बीच में, कभी लेट भी हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा भी पहले भी आ सकता है, लेकिन 10 से 15 जून के बीच में यानी मध्य जून में जो है मॉनसून की एंट्री होती है। कहां पे? आपका झारखंड में।
और इस साउथ वेस्ट मानसून से जो है आपका झारखंड में कितनी वर्षा होती है, तो याद रखेंगे 80%, यानी वर्षा ऋतु के दौरान हमारे यहाँ पे जितनी बारिश होती है वो होता है आपका 80%। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है हमारे यहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है, ध्यान रखेंगे। तब तक से इधर अरेबियन सी ब्रांच भी पहुंच गई कहां पे आपका, झारखंड। और झारखंड का जो ये वाला पार्ट है यानी साउथ जो वेस्टर्न पार्ट है यानी दक्षिण पश्चिमी भाग है, जिसमें से सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का हिस्सा आता है, वहां पे दोनों ब्रांचेस से एक तरह से बारिश होगी। बात समझ में आई? अब यहां पे समझिएगा, मॉनसून की एंट्री हो चुकी है किधर से आपका, संथाल परगना वाले एरिया से। ठीक है, मॉनसून की एंट्री हो चुकी है इस वाले एरिया से। ठीक है, कब, मिड जून में, मिड जून में एंट्री हो चुकी है, यानी जो है अगर देखेंगे तो 10 से 15 जून के बीच में एंट्री हो चुकी है। जो अरेबियन सी, और तब तक से ये इधर से भी एंटर हो चुकी है। अरेबियन सी ब्रांच जो है आपका इस वाले भाग में क्या करवाएगी, बारिश करवाएगी। अब ध्यान रखेंगे, इसकी एंट्री हुई इधर से, अरेबियन सी ब्रांच की एंट्री हुई किधर से आपका, इस वाले भाग से। ठीक है, इधर से। अब जो है जैसे जैसे यहां पे बारिश करवाते जाएगी ये हवाएं, वैसे वैसे क्या होगा आपका जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इधर से भी अगर आप देखेंगे तो इधर से भी क्या होगा आपका, हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती जाएगी, यानी इसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता की मात्रा कम होते जाएगी, और जब आर्द्रता की मात्रा कम होते जाएगी तो इसका परिणाम ये देखने मिलेगा कि वर्षा की मात्रा में भी क्या होगा आपका, कमी देखने मिलेगा। तो अगर आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं या फिर जहां का ईस्ट टू वेस्ट अगर जाते हैं, ठीक है ध्यान रख लीजिए, साउथ टू नॉर्थ अगर जाते हैं या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो दोनों ही केसेस में क्या होगा आपका, बारिश कम होगा। और दोनों ही केसेस में अगर बारिश कम होगी तो सबसे कम वर्षा किस एरिया को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को। बात समझ में आई? उत्तर पश्चिमी भाग में सबसे कम बारिश होगी, और अगर उत्तर पश्चिमी भाग में अगर कम बारिश होगी तो सबसे ज्यादा सूखा का प्रभाव किधर होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। और उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा जिला है, गढ़वा, पलामू, लातेहार है। तो ये सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। क्षेत्र में बात कर रहा हूं, जगह नहीं है, क्षेत्र मतलब उस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं। सबसे कम बारिश जो होता है वो झारखंड का उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। ध्यान रखेंगे, एक जलवायु के आधार पर देखा जाए, और सबसे ज्यादा सूखा का प्रकोप भी किधर होगा आपका, इधर ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो इतनी सी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। और आते हैं, अब कहेंगे एवरेज वर्षा कितनी होती है हमारे यहाँ पे, तो एवरेज होता है आपका 1100 से लेकर के आपका 1400 मिलीमीटर, यानी 110 से लेकर जो है आपका 140 सेंटीमीटर। इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। अब आते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है आपका, कम होता है। और एक बात फिलहाल के लिए दिमाग में बिठा लीजिए, टेम्परेचर जितना कम रहेगा ना, एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा कम भी है तो उसमें एयर जल्दी सैचुरेटेड हो जाती है, यानी संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने का मतलब होता है कि अब एयर में और भी ज्यादा वाटर को होल्ड करने की क्षमता नहीं है, और जब एयर जो है सैचुरेटेड हो जाएगी तो उससे होता है कंडेंसेशन यानी संघनन, और संघनन से बनते हैं आपका क्या, क्लाउड, और क्लाउड्स जब बनेंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। तो जिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे बारिश ज्यादा होती है। उसका कारण क्या है, ऊंचाई के साथ जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तापमान कम होते जाता है, जितना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसी से क्या होगा आपका, कंडेंसेशन शुरू होगा, ठीक है, संघनन शुरू होगा। संघनन का मतलब होता है कि वाटर वेपर जो है अब किस में चेंज होगा आपका, वाटर या फिर सॉलिड में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण से बनेंगे बादल, और जब बादल बनेंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। झारखंड के लिए भी वही चीज लागू होता है। मान लेते हैं कि झारखंड का एक हिस्सा जो है आपका क्या है, वो प्लेन रीजन है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, हाँ, एक हिस्सा जो है आपका क्या है, प्लेन रीजन है, जैसे ये प्लेन है, और एक जो है आपका प्लेटू रीजन है, या जो है आपका समझ लीजिए कि हिली रीजन है, ठीक है। ये हिल वाला पार्ट है और ये प्लेन वाला पार्ट है, ये प्लेन वाला पार्ट है, ठीक है। अब हवाएं जब एक तरह से यहाँ पे एंटर करेंगी ना, तो जैसे जैसे हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी वैसे वैसे क्या होगा आपका, क्लाउड ज्यादा बनेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्लाउड ज्यादा बनेंगे, और क्लाउड ज्यादा बनेंगे क्या होगी आपका, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा, ध्यान रख लीजिएगा, वर्षा की मात्रा जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है आपका, वृद्धि होती है, ध्यान रख लीजिएगा। अब झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, पहाड़ क्षेत्र। सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होगी, पहाड़ क्षेत्र में। सबसे निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, चाईबासा का मैदान। सबसे कम बारिश कहां पे होगी, चाईबासा के क्षेत्र में। बस यही तो है, और कुछ नहीं है ना, सिंपल। क्या ये सब आएगा तो हो जाएगा ना, आप कॉन्फिडेंस ऐसे होना चाहिए क्या।
एक ऐसे ही वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं करो, बोलता भगवान पे भरोसा है हमें, है ना। बोले भगवान पे भरोसा है, मतलब पढ़ाई का भरोसा से कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जो है नहीं सॉल्व होगा, है कि नहीं है। खैर जो भी हो, तब आते हैं मेन मुद्दे पर। इसका जो लाइक वर्षा ऋतु का जो अवधि होता है वो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक होता है, ध्यान रखेंगे। झारखंड में इस ऋतु में वर्षा कितनी होती है, तो वो होता है आपका 80%। अब कहेंगे बाकी जो 20% है वो कहाँ गया, नॉर्थ वेस्टर्न से हो रही बारिश, आगे जाएंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से बारिश होगी, और जो है आपका जो बे ऑफ बंगाल में कई बार चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं उसके कारण से भी तो बारिश होती है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल भी तो होता है, तो ध्यान रखेंगे। और सर वो रेडिएटिंग मानसून का भी इम्पैक्ट, हाँ तो वही जो है वो सारी चीजें बात करेंगे। हाँ बिल्कुल पहुंचती है, तो इसी के चलते तो बताया ना कि जो झारखंड का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे अरेबियन सी ब्रांच ही तो एंटर कर रही है, और इधर से फिर ये भी आती है, तो दोनों मिलकर इधर वर्षा करवाती है। कम रहता नहीं, कम होते जाता है दोस्त। जैसे मान लेते हैं कि उधर से मान लिया जाए कि चाणक्य आइस एकेडमी आप लोगों के लिए जो है कुछ व्यवस्था की कि चलो आज इन लोगों के बीच में बूंदिया बांटा जाए, सुन तो लीजिए, ठीक है, खाली खाने पीने में ध्यान रहता है। अब जो है शुरू में जब आएंगे ना तो वो क्या करेंगे, एक एक मुट्ठा उठा कर देंगे कि लो भाई, लेकिन जैसे जैसे उधर पहुंचे देखे कि कम होता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कम देते जाएंगे। तो वैसे ही जो है जब बारिश इधर से एंटर की तो शुरू में ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन अब उसके बाद जो है क्या होगा, बारिश होते होते अब एटमॉस्फेयर में आर्द्रता की मात्रा कम होगी कि नहीं होगी, होगा ना, तो वो कम होते होते जाएगी, तो फिर जो आगे जाके बारिश भी की मात्रा कम होते जाएगी, ये कारण होता है, समझे। हाँ क्या, रेन और प्रेसिपिटेशन सेम, दोनों सेम ही है, उसी को बोलते हैं वर्षा, बोलते हैं वर्षण कहा जाता है प्रेसिपिटेशन को, ऐसे जो है आपका रेनफॉल कह देते हैं, कुछ नहीं है और, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 80% जो बारिश होती है हमारे यहाँ पे, रेनफॉल मिलनी किससे होता है, आपका साउथ वेस्ट मानसून पवनों के द्वारा होता है। अब इसमें दो ब्रांचेज हैं, इसको भी ध्यान रख लेनी है, आराम से समोसा मंगवा दे। हाँ सर आज हो जाए सर। बे ऑफ, भाई वो यूपीएससी वाले फैकल्टी हैं, क्या है अब क्या होता है सर आपका भी इनकम कम नहीं है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जो है आपका रुक जाइए अभी एक, बंगाल लिख दिया, दूसरा जो है आपका बंगाल ही लिखा हुआ है, दूसरा जो है आपका अरेबियन सी ब्रांच, अच्छा 2 बार लिखा गया है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच लिखना था, और सेकंड जो है आपका अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच होता है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक वर्षा अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रख लीजिएगा हाईएस्ट रेनफॉल झारखंड में, ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल झारखंड में किससे होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होता है, ये बात ध्यान रख लेनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान। अब आ जाइए यहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है, तो याद रखेंगे इसके लिए 1100 मिलीमीटर टू 1400 मिलीमीटर, यानी जो है अगर आपसे पूछा जाए 110 से लेकर 140 सेंटीमीटर। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, नेतरहाट में, और जो लोवेस्ट रेनफॉल कहाँ पे होगा आपका चाईबासा प्लेन में, दैट्स इट। अब पूछा जाए कि आखिर रेनफॉल टाइप कौन सा है, ये मान लिया जाए पूरे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो है झमझम बारिश नहीं, वर्षा का प्रकार इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक। अभी जो है देखिए आप जितने मजे ले रहे हैं ना, ठीक है, उतना ही जो घुटना सांसू निकलेगा 8 मार्च को। इसको टेंशन ही नहीं है सर, देख नहीं रहेगा। हाँ ओह, इसीलिए जो है खैर कोई बात नहीं। तो ओरोग्राफिक यानी जिसको कहा जाता है आपका पर्वतीय प्रकार की वर्षा, पर्वतीय प्रकार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वर्ल्ड फिजिकल में आपने रेनफॉल पढ़ा ही होगा, कितने टाइप के होते हैं, बचपन में कहाँ पढ़ लिया आप, 8 में पढ़े थे, फिर भी कुछ बताइए, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, भूल गए, ठीक है। तो 3 टाइप का होता है, एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका कन्वेक्शनल टाइप, ठीक है, जिसको संवहनीय प्रकार कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका कौन सा, बात नहीं, सेकेंड टाइप होता है पर्वतीय प्रकार यानी जिसको ओरोग्राफिक कहा जाता है, और तीसरा होता है साइक्लोनिक टाइप यानी जिसको बोलते हैं हम लोग चक्रवाती प्रकार। नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, और हमारे यहाँ पे भी जो ये जो बारिश है मॉनसून सीजन में जो आता है ये ओरोग्राफिक ही है।
और इसीलिए देखिएगा जो रेन शेडो रीजन होते हैं वहां पे बारिश नहीं होती है। और जो है आपका जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ओरोग्राफिक में भी, एक होता है लीवर्ड स्लोप, एक होता है विंडवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप का मतलब क्या हो गया, जिधर जहां का बारिश नहीं होते उसको बोलते हैं, और जिधर ज्यादा बारिश होती है उसको विंडवर्ड स्लोप कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर साउथ वेस्ट मानसून में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन इधर जो आपका कौन है, तमिलनाडु रेन शेडो रीजन में आता है, यानी वर्षा छाया क्षेत्र में आएगा, और इस कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती, जबकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो ये आपका कहाँ पे, विंडवर्ड स्लोप में, और ये कहाँ पे आपका लीवर्ड स्लोप में। यानी एक को बोलते हैं पवनाभिमुख ढाल और दूसरे को पवनाविमुख ढाल। ये दोनों ही तो सेम ही लग रहा है, नहीं सेम नहीं, एक भिमुख है और एक विमुख है, पवनाभिमुख और एक है पवनाविमुख। सीधे इंग्लिश में याद रखना, विंडवर्ड स्लोप इधर लीवर्ड स्लोप, दैट्स इट। ठीक है, तो झारखंड में अगर आप इस तरह का सिचुएशन देखेंगे, बात नहीं तो थोड़ा बहुत इसका नेचर आपको कहाँ पे मिलता है, आप लोग बात बहुत करते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर हमें भी क्या है कि जो है हम जो स्लाइड में है बस उतना बताते चलेंगे, निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये है राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी का जो ईस्टर्न स्लोप है, यहाँ पर क्या होगी आपका हाईएस्ट रेनफॉल होगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, आपका लीस्ट रेनफॉल होगा। तो जहां पे ज्यादा बारिश होगी, ध्यान दीजिए पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट है, ठीक है, हर चीज लिखा हुआ नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है तो किस तरह का वेजिटेशन डेवलप होगा, तो ध्यान रख लीजिएगा मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम हो रही है। ठीक है, वो साहेबगंज वाला इलाका हो जाएगा ना? नहीं, ये तो गढ़वा पलामू का क्षेत्र है, ध्यान नहीं था, अचानक वो हमें पता है। ठीक है, मैंने सही आप बोल रहे हैं, हम बस जिला में बता रहे हैं। सिर्फ साहेबगंज नहीं है, मैंने क्या कहा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ राजमहल हिल। ध्यान नहीं था सर। वो पता है कि मेरा अटेंशन खींचने के लिए, हाँ सर वो यही होगा ना। चलिए, बात समझ में आई, आया, आते हैं आगे। अब आते हैं सीधे कौन सा आपका लौटती हुई मानसून का काल, यानी रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर के बाद जो है, ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि सितंबर तक सनलाइट जो आपका कहां पे नदन हेमिस्फीयर में सीधी चमक रही होती है। ठीक है, 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर कहां पे आ जाती हैं, इक्वेटर पर आ जाती है। ठीक है, यानी जो आपका विषुवत रेखा पर आ जाती है। और जब विषुवत रेखा पर आएंगी तो अब टेम्परेचर जो है, पहले अगर हम गर्मी के मौसम में देखेंगे जहां भारत में ज्यादा तापमान था, अब जो है कहां पे ज्यादा तापमान होगा। ठीक है, वो तापमान ज्यादा हो जाएगा इस वाले भाग में। यहां का तापमान क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम। हवा का मूवमेंट हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर। अब यहां की हवाएं तेजी से मूव करेंगी वापस इधर की ओर। इसको कहा जाता है आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन कहा जाता है। ठीक है, इसी को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अब ध्यान रखिए, सनलाइट सीधी चमक रही है यहां पे, वो हवाएं तेजी से मूव करते हुए अब आएंगी किधर की ओर, आपका इंडियन ओशन की ओर। तो जैसे जैसे इधर की ओर आएंगी वैसे वैसे उसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी की मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलेंगे, अक्टूबर हीट। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हवाएं जब साउथ की ओर मूव करते हुए आती हैं तो उसका टेम्परेचर और जो है आपका आर्द्रता दोनों ही बढ़ता है। ठीक है, तापमान और आर्द्रता दोनों बढ़ेगा, इसलिए उसको कहा जाता है अक्टूबर हीट कहते हैं। और उसके कारण से क्या होगा, आपका बारिश होगी कहां पे, झारखंड में भी, और जहां जहां पे वो हवाएं पहुंचेंगी वहां पे। अब पूरे इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। एंड रिट्रीटिंग मानसून या रिटर्निंग मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होता है, आपका कोरोमंडल कोस्ट में होता है, यानी तमिलनाडु में। भाई बाढ़ आ जाता है वहां पे, इतनी ज्यादा बारिश होती है वहां पे। तो उसका प्रभाव आपको झारखंड में भी देखने मिलेगा, यानी जब हवाएं लौटती हैं अक्टूबर के महीने में, तो उसके कारण से हमारे यहाँ पे बारिश होती है, जिसको रिटर्निंग मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, या लौटती हुई मानसूनी पवनें कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आते हैं अब आगे, तो इसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि हिंद महासागर तथा आसपास के क्षेत्रों में निम्न दाब और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर के विस्तृत मैदान में अपेक्षाकृत उच्च दाब के विकसित होने से मानसून पवनें 15 सितंबर के बाद झारखंड से लौटने लगती हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से इस दौरान झारखंड में भी कुछ मात्रा में वर्षा होती है। जस्ट थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सितंबर अक्टूबर में आपको जो है ये हवाएं देखने को मिलेंगे। अब आते हैं, ठीक है, शीत ऋतु। गैंड्स ऑफ वासेपुर नहीं, बहुत आप जनरली देखेगा जो न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ों के लिए जो फोटो छपते हैं ना, वहाँ पे लड़कियों के फोटो होते हैं,
है ना, हुडी लगा करके घूमते फिरते उस टाइप का कि झारखंड में ठंड। लेकिन बहुत रेयर आपको मिलेगा जहाँ किसी गरीब आदमी का फोटो छपता है। हमें लगा ये कंबल आप खुद नहीं ओढ़ेंगे, बोलिएगा शरीर में चुभता है। आधे लोग देखिए, हम समझ रहे हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे आते हैं, तो शीत ऋतु क्यों आता है? अब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? दक्षिणायन होती है। दक्षिणायन का मतलब होता है दक्षिण गोलार्ध में सीधी चमकती है, जिनको विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है उस समय को, खास करके जब एक तरह से मकर रेखा पे सीधी चमकती है तब, या फिर उसी को क्या कहा जाता है? सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं, या फिर मकर संक्रांति भी एक तरह से यूज किया जाता है। बात करें तो ये नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। औसत तापमान देखेंगे 15 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक होगा। कोल्डेस्ट मंथ की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है आपका? जनवरी होता है। कोल्डेस्ट मंथ की बात करते हैं तो वो होता है आपका कौन सा? जनवरी। और अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात करते हैं तो कोल्डेस्ट प्लेस में आप ध्यान रख लीजिएगा कौन सा? नेतरहाट। नेतरहाट जो है आपका कोल्डेस्ट प्लेस होगा, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ हाईलैंड इट इज कोल्डर इन द हाईलैंड्स देन इन प्लेन्स। तो ध्यान रख लीजिए ऊंचाई वाले हिस्से में जनरली क्या होता है आपका? टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो है आपका, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है आपका? टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए। वर्षा की बात करते हैं, इस समय वर्षा होता है आपका किसके कारण से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। होता क्या है कि जो मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हैं, जैसे आप देखिएगा जो मेडिटेरेनियन सी है वो कुछ इसको जो है यूरोप और जो है आपका किसके? अफ्रीका के बीच में है। मान के चलिए ये जो है अफ्रीका है और ये जो है आपका इंडिया वाला पार्ट, ऐसे करके ले लेते हैं। इस जगह पे देखिएगा तो यही है कौन सा आपका? भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे होता क्या है कि यहाँ पे उत्पन्न होते हैं आपका कौन सा? चक्रवात, या फिर जिसको एक तरह से कहा जाता है आपका साइक्लोन। साइक्लोन यहाँ पे जब डेवलप होगा तो यहीं पर चलती हैं वो हवाएं जिसको कहा जाता है आपका क्या? जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। चूंकि इनका स्पीड काफी ज्यादा होता है तो अपने साथ इन चक्रवातों को उठा के लेके आती है कहां पे? आपका इंडिया में। और इसके कारण से क्या होगा आपका? इसके कारण से होगा आपका रेनफॉल। चक्रवात के कारण से तो बारिश ही होती है। तो इस बारिश को चूंकि एक डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ कहां पे? इंडिया के वेस्ट में, तो क्या नाम दे दिएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अब ये समय होता है कौन सा आपका? शीत ऋतु का। तो इस समय अगर आप देखें शीत ऋतु में यानी ठंडे का मौसम में जिस तरह के क्रॉप जो है कल्टीवेट किए जाते हैं उसको कहा जाता है आपका रबी क्रॉप कहते हैं। और इसलिए जो है आपका रबी क्रॉप के लिए कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है। वो जेट स्ट्रीम जो आता है वो कहाँ पे टकराता है इंडिया में? इंडिया में जो तिब्बतियन प्लेटू है ना, तिब्बतियन प्लेटू में टकराती है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक हिस्सा जो है आपका जो नदन प्लेन है इंडिया का वो, और एक हिस्सा चला जाता है आपका उस पार, ठीक है, तिब्बतन प्लेटू के उस पार। तो इस कारण से क्या होता है कि ये हवाएं जो है आपका लेकर के आती हैं उनको। खैर ये तो मानसून को लाने के लिए भी जिम्मेदार है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी लाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये रबी क्रॉप के लिए लाभदायी है, तो इसको डिस्टर्बेंस रखने का नाम, क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ है ना। डिस्टर्बेंस का मतलब डिस्टर्बेंस का मतलब ये नहीं है कि जो आपका ये कुछ परेशान करता है। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? एंटी सोशल एलिमेंट। बहुत बढ़िया। आइए, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है ना, तो ह्यूमैनिटी में ज़्यादा आपका कैसे इतना ज़्यादा ये है? लाइक डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एंटी सोशल एलिमेंट। जैसे होता है कि अगर मानते किसी ने टेक्निकल पढ़ाई की तो उसका टेक्निकल आंसर आना चाहिए, ठीक है। या नॉन टेक्निकल आंसर आ रहा है तो थोड़ा डाउट लगता है हमें। उड़ीसा या एमपी? नहीं, जो बीटेक हमने करा है वो जनरली उड़ीसा वगैरह में जो है वो गली गली में कॉलेजेस है ना, तो हो जाता है। चलिए ऐसे मजाक करो। अब आते हैं आपका झारखंड के जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो टोटल जो है आप अयोध्या प्रसाद के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल जो है झारखंड को 7 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें कॉन्टिनेंटल टाइप, सब कॉन्टिनेंटल टाइप, डेल्टा टाइप, सी अफेक्टेड टाइप, ह्यूमिड रेन टाइप, प्लेजेंट टाइप एंड कोल्ड रेन टाइप आपको मिलेगा। अब इसमें कुछ एक चीजें याद रखनी है और वो हम सीधे आते हैं किसमें? मैप में, है ना। और मैप में एक एक करके देख लेते हैं। इसमें मैप बना हुआ है तो ज्यादा कुछ ये करना है नहीं, ठीक है। देखिए
ठीक है, बस इतना सा बना लीजिए, काफ़ी है। तो इसको कहा जाता है महाद्वीपीय प्रकार, यानी इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे इसका एक्सपांशन होगा तो नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना, लाइक गढ़वा, पलामू, लातेहार, उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, है ना, इन सारे क्षेत्रों में इसका एक्सपांशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये है सब कॉन्टिनेंटल टाइप, यानी उप महाद्वीपीय प्रकार, सब कॉन्टिनेंटल टाइप, उप महाद्वीपीय प्रकार बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है डेल्टा टाइप, जो कि संथाल परगना रीजन में आपको ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं सी अफेक्टेड टाइप। ये इसको बोला जाता है प्लेजेंट टाइप, प्लेजेंट एंड इंटेंस टाइप भी कह सकते हैं। इसको कहा जाता है आपका ह्यूमिड रेन टाइप, यानी आर्द्र वर्षा प्रकार। ठीक है, और ये कहा जाता है आपका कोल्ड रेन टाइप, शीत वर्षा प्रकार। अब याद क्या रखना है इसमें, सारी चीजें जैसे किताबों में देखेंगे तो दुनिया भर की चीजें दी हुई है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटल टाइप यानी महाद्वीपीय प्रकार में याद रख लीजिएगा, तो याद रखेंगे क्या, ठीक है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिलेगा, यानी क्लाइमेटिक टाइप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपका टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है, अरे नहीं, मतलब जो है टेम्परेचर कॉन्टिनेंटल टाइप में मिलेगा। लिस्ट रेनफॉल, क्या लिख रहे हैं हम भी, सबसे कम वर्षा आपको कहाँ पे मिलेगा, कॉन्टिनेंटल टाइप। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर है, लीस्ट रेनफॉल है, तो लाइक ड्रॉट अफेक्टेड होगा। ये जस्ट समझने वाली चीजें, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। कोल्ड रेन टाइप में आते हैं तो यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, जो रेनफॉल होता है ये होता है आपका समर एज वेल एज विंटर, एज वेल एज इन विंटर। ठीक है, यानी जो है गर्मी में तो होता ही होता है, लेकिन आपको जो है ठंडे के मौसम में भी थोड़ी बारिश होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट रेनफॉल आपका यहीं पे होगा। इसके बाद जो आपका लिस्ट टेम्परेचर आपको या लोवेस्ट टेम्परेचर आपको यहीं पे मिलेगा। टेम्परेचर का स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? टेम्परेचर लिख दिया। ठीक है, समझ गए सर। समझ गए ना? हाँ चलिए ठीक, हाँ ठीक है, उतना समझ गए। इसके बाद जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, और क्या चीज़ इतना याद रखेंगे, ह्यूमिड रेन टाइप में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो रेनफॉल होता है ये होता है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, या बोथ ब्रांचेज ऑफ, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, बोथ ब्रांचेज ऑफ, अरे थोड़ा जगह नहीं होता है इसलिए जो है, अच्छा ठीक है, हम वो भी आते हैं। बोथ ब्रांचेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। देखो क्या है, भारी भरकम इंग्लिश है नहीं, तो इसलिए जो है साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो है आपका, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की दोनों शाखाओं द्वारा। ठीक है, इतना ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला प्लीजेंट टाइप की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सुखद प्रकार की जलवायु है, और आप पूरे झारखंड में घूम जाइए, सबसे बढ़िया रहने में आपको लगेगा कहाँ पे, रांची का पठार में। यहाँ आने बाद लगा सुकून मिला थोड़ा सा, है कि नहीं है? तो इसलिए बोलते हैं प्लीजेंट टाइप का क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है, रांची हजारीबाग के पठार में मिलता है, राइट। डेल्टा टाइप में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीज़ों में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस समझ गए। और वैसे भी बुक तो रखे ही होंगे सारे लोग, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए। दोनों तरफ से ब्रांचेस से मानसून उसको मिल रहा, तो भी लीस्ट रेनफॉल डायवर्सन। सर प्लेन रीजन है ना ये वाला जो अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन रीजन है, पठारी क्षेत्र नहीं है वो। और जो अगर प्लेन रीजन होगा तो देखिए क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में अगर जो है आर्द्रता की मात्रा अगर ना ठीक रहे, जैसे ह्यूमिडिटी पढ़े है ना, कितना टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या होता है एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव किसी के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, और एब्सोल्यूट डायरेक्ट होता है। ठीक है, अब ठीक है, तो अपने मन से, ठीक है, तो किस ह्यूमिडिटी के 100% होने पर कंडेंसेशन शुरू होता है? ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
जब तक से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, देखिए एब्सोल्यूट का मतलब समझिए, अभी कोई एक सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी होगा, ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, ये क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन इसी टेम्परेचर में इसी एयर को सैचुरेटेड करने के लिए और भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो जितना वाटर चाहिए और जितना है, दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो उसको कहा जाएगा क्या, रिलेटिव कहा जाएगा। और रिलेटिव जब 100% होगा तब जाके क्या होता है, संघनन शुरू होता है। और संघनन कैसे होगा, ये जो धूल कण है ना, नमक के जो कण होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं आपका, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही बिंदु। आर्द्रताग्राही बिंदु का मतलब हो गया कि पानी की बूंदें जो है ना वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ चिपकना शुरू करती हैं, ठीक है। जैसा मानते हैं ये एक जो है क्या है, ये एक कण है, एक पार्टिकल है, इसके चारों तरफ पानी की बूंदें क्या होंगी, जमा होना शुरू हो जाएंगी, इसको बोलते हैं फिर कंडेंसेशन। तो ये जो बिंदु एक है वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। तो एटमॉस्फेयर में ये थोड़ा बहुत कण वगैरह, धूल कण वगैरह होना भी चाहिए, नहीं तो क्लाउड बन में नहीं करेगा, समझ गए, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका, तो ये जब तब बनेगा क्लाउड जब एक तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाए, 100% हो जाए। और ऐसे अगर आपको ध्यान रखना हो, जब एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है ना, यानी उसमें अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुका है कि अब और भी जो है आपका वाटर को होल्ड नहीं करके रख सकती है, समझ लिए कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है, सैचुरेटेड का मतलब इस क्लासरूम में बैठने की कैपेसिटी 150 है। अब 150 जिस दिन बैठ जाएंगे आप कुछ भी कर लियो और बिठा ही नहीं सकते हैं, ये कहलाया सैचुरेटेड। अभी क्या है आपका, अनसैचुरेटेड है, अभी उधर पीछे 8-10 आराम से बैठ सकते हैं, समझ गए। तो दो भी बैठल रहेगा, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। 149 भी बैठा हुआ है तो अनसैचुरेटेड ही है, क्योंकि ये पूरी तरह सैचुरेटेड है ही नहीं। कभी कभी दिमाग भी क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है ना, आप कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक से एक चाय और सुट्टा ना मारे। हाँ वही चीज़ है आपका। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि दोनों से बारिश हो रही है लेकिन फिर भी कम बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वो क्लाउड उतना ज़्यादा फॉर्म ही नहीं हो पा रहे। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, आपका प्लेन रीजन है, और प्लेन रीजन में हवाएं जब क्या होंगी, हवाएं जब वहाँ पे पहुँचेंगी तो आपका कंडेंस होगा, तब तो क्लाउड बनेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे जब पहुँचती हैं तो क्या है, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जैसे हवाएं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगी वैसे वैसे क्या होगा, आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कम तापमान में एयर सैचुरेटेड हो जाएगी, एयर सैचुरेटेड होगी मतलब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा मतलब बारिश होगी। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्लेन पे क्लाउड फॉर्मेशन पे लीवर्ड साइड होने का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं, उसका उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ये उससे तो दूरी पर ही है। मतलब चाईबासा प्लेन में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं और इसके वजह से क्लाउड बन रहे हैं लेकिन कम बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, और जनरली मैदानी क्षेत्र में ऐसे भी कम बारिश होती है पठारी क्षेत्र के मुकाबले। हाईलैंड है फिर भी वहाँ पे, वहाँ तो वहाँ पहुँचते पहुँचते कम ही हो जाता है ना, ठीक है, ह्यूमिडिटी ही खत्म हो जाता है, इसीलिए। अब आ जाइए, ठीक है, ये तो हो गया आपका किसके अनुसार, आपका ठीक है, किसके प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। अब जो है आते हैं, ठीक है, आपने वर्ल्ड फिजिकल में पढ़ा होगा, कोपन का नाम पढ़ा ही होगा, ट्रिवार्था का नाम पढ़ा होगा, एंड थॉर्नथ्वेट का नाम पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, पीपीटी भेज देंगे तो मिल गया होगा तब। अब यहाँ पे हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। झारखंड के कंटेक्स्ट में फिलहाल इतना ही याद रखना है कि कौन कौन से जलवायु कटिबंध यहाँ पे, मतलब कौन से जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहला है थॉर्नथ्वेट, ठीक है, इसके अनुसार से देखिएगा तो कौन सा जलवायु मिलता है, CAW मिलता है, ठीक है, कौन सा, CAW, यानी इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थॉर्नथ्वेट के अकॉर्डिंग झारखंड में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो सब ट्रॉपिकल जो है ह्यूमिड टाइप मिलता है। वहीं ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग देखेंगे तो CAW और जहां का मिलेगा कौन सा, AW, यानी जहां का सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ड्राई विंटर्स एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये आपको जो है किसके अनुसार याद रखना है, ट्रिवार्था के अनुसार। अब ये जो है अगर ना भी याद रहे तो ये वाला याद रह जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए थॉर्नथ्वेट के अनुसार काउ, और इसके अनुसार काउ आओ, ठीक है, और कोपेन के अनुसार CWG और जो आपका AW। बस अब क्या ही करेंगे, वैसे ही याद रख लीजिए, समझ गए। अब ये जो है आपका कोपन का क्लाइमेटिक रीजन है, देखिए यहाँ पे CWG है, इधर मान लीजिए झारखंड ऐसे है तो आधा हिस्सा इधर चले जाए तो CWG, और इधर नीचे आएंगे तो कौन सा आपको मिलेगा, AW मिलेगा, ठीक है, याद रख लेनी है, किसके अनुसार, कोपन के अनुसार, ठीक है। ये क्या है आपका, वही है आपका CWG, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब कौन कैसा है यहाँ पे देखिए, CWG यानी मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, AW यानी ट्रॉपिकल सवाना टाइप, ऐसे एक तरह से बोलते हैं उसको। तो वही चीज आपका मानसून टाइप विद ड्राई विंटर और AW का मतलब हो गया आपका सवाना टाइप, जस्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, ये कैसे ये डिसाइड होता है, क्योंकि सब एक एक करके ना कोडिंग किया हुआ है, समझिए। ए का मतलब अलग, W का मतलब अलग, ठीक है, और कैपिटल है तो मतलब अलग, और स्मॉल है तो मतलब अलग, तो इसलिए हाँ ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। ओपन पढ़ाया गया, बाकी दोनों पे ये बोल दिया गया कि बहुत टफ है, उसको छोड़ दो। क्या है? और बाकी दोनों पे ये बोल दिया कि इतना टफ है कि एग्जाम में आए तो छोड़ देना ऐसे। नहीं टफ तो नहीं है, लेकिन अब नहीं ठीक है, नहीं तो कैप्टन सही होता है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ दें। हाँ ठीक है, छोड़ सकते हैं। बाकी ट्रिवार्था एंड जो आपका थॉर्नथ्वेट के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सॉइल, अब जो है बात करेंगे अपन सॉइल के बारे में। सॉइल बहुत ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो बात कर लेते हैं आराम से। पूरा आपका जलवायु वाला हिस्सा होता है आपका खत्म, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अलग से पढ़ना आपको, है ना, तो क्लाइमेट चेंज वो अलग से हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं किसी में इंक्लूड करेंगे उसको। क्लाइमेट चेंज एंड देयर मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये एक टॉपिक है आपका, जहाँ से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं झारखंड में जो सॉइल टाइप है वो आपको ध्यान रख लेनी है। अगर आप फॉर्मेशन के बेसिस पर देखेंगे तो रेसिडुअल टाइप, और अगर देखा जाए ऐसे, जो आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, जो सॉइल क्लासिफिकेशन है किसका, आपका यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार देखेंगे तो झारखंड में किस टाइप का सॉइल मिलता है, एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल बेसिकली आप समझिए रेड सॉइल जो होता है ना, वही है आपका एल्फी सॉइल है, इतना याद रखिएगा। बाकी और आप या पूरा मैप को देखिए, ज्यादातर आपको लाल मिट्टी ही देखने मिल रहा होगा, मिल रहा है ना, इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कुछ मत याद रखिएगा। अब आते हैं झारखंड में जो है, ठीक है, रंग के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर, है ना, आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, है ना, उसके लाइक फर्टिलिटी के आधार पर, ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा गया है झारखंड के सॉइल को, तो वो डिवाइड किया गया है 6 टाइप। अब वो 6 टाइप कौन कौन से हैं, तो रेड सॉइल झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है। ब्लैक सॉइल केवल और केवल देखेंगे जो राजमहल पहाड़ी का एरिया है वहाँ पे मिलता है, और खास करके कौन सा, जो राजमहल पहाड़ी का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट में क्या है, बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लेटराइट सॉइल डेवलप हुए हैं। इसके बाद जो लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, जहाँ जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पे ये डेवलप होगा, तो पार्ट रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पार्ट रीजन में लेटराइट सॉइल मिलेगा, है ना। ढालभूम का जो एरिया है, जो ढालभूम मतलब जहाँ पे एक तरह से मानसून उधर से भी एंटर करती है, वहाँ पे आपको जो है लेटराइट सॉइल मिलेगा। और राजमहल पहाड़ी का जो ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो ऊपर की जो मुलायम मिट्टी होगी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और हटेगी तो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी बचेगी, तो उस लाइक रुगड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका लेटराइट सॉइल, वो आपको देखने मिलेगा। रेतीली या सैंडी सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, या बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये धनबाद और जो आपका हजारीबाग के क्षेत्रों में मिलेगा, यानी जो दामोदर रिवर वैली रीजन है वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो जो भी रिवर वैली रीजन है वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा, खास करके गंगेटिक रिवर प्लेन वाला रीजन आप चले जाइए, आप जो है सोन रिवर वैली रीजन चले जाइए, ठीक है, लोअर सोन रेखा रिवर वैली रीजन में आपको मिलेगा कौन सा, एलुवियल। और माइकासा सॉइल की जब हम बात करते हैं तो झारखंड के 3 जिले इसके लिए जाने जाते हैं, और वो है कौन कौन सा आपका, वो है गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग, ये आपको ध्यान रख लेनी है। तो ये मैप आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, बट आपको बता दें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये लेटराइट सॉइल है, ये जो आपका ब्लैक सॉइल है, इधर वाला ये सारा रेड सॉइल है, इधर आपका जो है सैंडी सॉइल है, ये भी आपका लेटराइट ही आपको मिलेगा, और इधर वाले जो है आपका वो सारे के सारे आ जाते हैं किसमें, आपका एलुवियल सॉइल में आ जाते हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी में आते हैं। एक पूरा का पूरा टेबल बना करके जो है हमने दे दिया है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल को रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा मिलता है, और खास करके जो हेमाटाइट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसका रंग ही होता है कैसा, आपका लाल होता है। तो हेमाटाइट का रंग लाल होता है, इस कारण से इस मिट्टी का भी रंग कैसा होगा, आपका लाल होगा। अब क्या है कि जो वैसी चट्टानें जो कि प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं, जैसे झारखंड में आर्कियन रॉक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जब उसका वेदरिंग एंड डिपोजिशन होगा, ठीक है, तो उसके कारण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका रेड सॉइल कहते हैं। और झारखंड में 90% एरिया पर क्या मिलता है, आर्कियन रॉक्स मिलता है, तो जाहिर सी बात है उन 90% एरिया पर आपको क्या मिलेगा, रेड सॉइल ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम यहाँ पे, तो की फीचर्स आप ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट डोमिनेंट यानी राज्य की प्रमुख मिट्टी है, रिच इन आयरन ऑक्साइड, ठीक है, पोरस होता है, मतलब थोड़ा जो आपका रंध्र युक्त होगा, और लो फर्टिलिटी, लेकिन क्या है आपका थोड़ा कम उपजाऊ देखने मिलेगा।
ज़्यादा उपजाऊ लाल मिट्टी नहीं होती है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 90% ऑफ छोटा नागपुर एरिया में आपको ये मिलेगा, दामोदर वैली में जो है छुटा हुआ दामोदर वैली, राजमहल एरिया, ठीक है। हजारीबाग कोडरमा में माइका रेड सॉइल मिलेगा, सिबू एंड धनबाद के एरिया में रेड ब्लैक सॉइल आपको थोड़ा देखने मिलता है, ये ध्यान रख सकते हैं। मेनली मिलेट्स बाजरा वगैरह जो है इसमें उत्पादन ज़्यादा करते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। ब्लैक सॉइल की बात करते हैं, ब्लैक सॉइल का रंग ब्लैक होता है इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं, इसी को रेगुर भी कहा जाता है और इसी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है? ब्लैक सॉइल का रंग ब्लैक होगा किसी कारण से, आयरन ऑक्साइड के कारण से ही। दरअसल क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड अगर मान लेते हैं कि हेमाटाइट हो तो रेड होगा, लेकिन अगर मैग्नेटाइट होगा तो उसके कारण से मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला होगा, यानी ब्लैक होगा, राइट। अब ये क्या है कि वॉल्केनिक एरप्शन से बने हुए ये मिट्टी, और इस कारण से यहाँ पे आपको जो मिनरल रिसोर्सेस आपको काफी रिच अमाउंट में देखने मिलते हैं और इसलिए काफी उपजाऊ होती है ब्लैक सॉइल, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ब्लैक ब्राउन बेसाल्टिक रिच इन पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, हाई मॉइस्चर रिटेंशन, तो इसकी सबसे खास बात यही होती है कि पानी को होल्ड करने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो एक बार अगर आपने सिंचाई कर दिया तो लंबे समय तक आपको सिंचाई करने की जरूरत नहीं होती है। एकदम से सिंचाई करने के बाद क्या होता है कि कम पानी में भी एकदम चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी टाइप की होगी, लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी है, अगर वो सूख जाए तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है ना, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको ऑटो प्लाविंग सॉइल भी कहा जाता है, यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। बात करें अगर हम इसमें तो ये आपको कहां पे मिलता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है, कॉटन, ग्राम, पैडी जैसी चीजें एक तरह से उगाई जाती हैं। लेटराइट सॉइल क्या है सर? तो लेटराइट सॉइल दरअसल क्या है कि उन जगह पे बनता है जहां पर बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होगी तो ऊपर की जो मुलायम मिट्टी होती है वो हट जाती है और कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी बचती है, यानी जिसको हम लोग गांव घर में रुगड़ी बोलते हैं या मोरम जो बोलते हैं ना, जो कच्चा रोड बनाया जाता है खास करके, वो उसी लेटराइट सॉइल से बनता है। अब आप कहेंगे हमें तो ऊपर दिखाई नहीं देता, ऊपर वाली मिट्टी को टॉप सॉइल कहा जाता है। मिट्टी को जब आप खोदेंगे, ठीक है, तो नीचे आपको वो लाल मिट्टी है कि काली मिट्टी है कि जो है लेटराइट मिट्टी है, कैसी मिट्टी है वो तब पता चलता है, ऐसा नहीं पता चलता। मिट्टी में भी लेयर होते हैं, 6 लेयर होते हैं, पढ़ा होगा आपने, हो सकता है। तो लेटराइट सॉइल में की बात करते हैं तो ये डीप रेड होता है, ठीक है, ग्रेवली होता है यानी कंकड़ पत्थर वाली होती है, लो ऑक्साइड अधिक होता है, लेकिन ये कम उर्वर होगा। लो ऑक्साइड तो होते हैं लेकिन बाकी सारी चीजें थोड़ी कम अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। ये वेस्टर्न रांची, वेस्टर्न रांची का मतलब हो गया कौन सा? पाट क्षेत्र। वेस्टर्न रांची का मतलब पाट क्षेत्र, ध्यान रखेंगे। साउथ पलामू मतलब पाट क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट राजमहल और साउथ ईस्ट ढालभूम। ईस्ट राजमहल क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है तो कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी केवल बची रहेगी, तो इसलिए जो है आपका वहां पे भी लेटराइट सॉइल मिलता है, राइट। अरहर और कैस्टर यानी अरंडी वगैरह जो इसमें उगाते हैं। सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो ये जो आपका लाइट रेड येलो होता है, सैंडी टेक्सचर होता है यानी बलुई टाइप की होगी। और बात करेंगे तो ये दामोदर वैली में आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है ना, बोलते हैं फुसफुस बलुआ मिट्टी बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहां पे? हजारीबाग एंड जो है आपका कहां पे? धनबाद वाले एरिया में देखने को मिलेगा। तो मेनली जो आपका कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज के लिए जाना जाता है। एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो ये जो है आपका नदियां जब अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं और उसका जब डिपोजिशन करेंगी तो उसके कारण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल बोलते हैं, या इसी को जो है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, कछारी मिट्टी कहते हैं। अब ये जो मिट्टी है ना, 2 टाइप की होती है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर मिट्टी वहां पे डेवलप होगी जहां पर बेसिकली जो आपका लो लैंड एरिया होता है, यानी जब खादर रीजन की बात करते हैं ये लो लैंड एरिया होता है जहां पे नदी के बाढ़ का पानी पहुंच पाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा, उसको खादर कहा जाता है ना। इसकी फर्टिलिटी बांगर से ज्यादा होती है और इसलिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए ज्यादा सुटेबल माना जाता है, किसको? खादर को मानते हैं। बांगर की बात करते हैं, ये हाईलैंड एरिया होता है जहां पे नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। अब नदी के बाढ़ का पानी अगर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वहां पे नई मिट्टी डेवलप होगी? आंसर होगा नहीं। तो वही पुरानी मिट्टियां ही रहती हैं जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है, राइट। अब क्या है कि इसकी फर्टिलिटी कम होती है तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए उतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता। लेकिन कुछ एक एरिया में देखेगा अब जो है जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके जो है आपका कृषि कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर इसी बांगर मिट्टी को अगर देखेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है? रेह बोलते हैं, कल्लर कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है ना, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, राइट। हालांकि हमारे यहाँ पर नहीं बोलते, या आप राजस्थान के एरिया में चले जाइए, आप जो है जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में चले जाइए, वहाँ पे बोलते हैं इसको, क्योंकि रेह, कल्लर, भूड़ ये सब अलग अलग सिचुएशंस होते हैं।
जैसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा अगर इरिगेशन ये कर रहे हैं तो ऊपर में सफ़ेद परत जम जाता है, जिसको क्या बोला जाता है आपका रेह बोलते हैं। भूड़ का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर जो है ऊपर की मुलायम मिट्टी हट जाएगी, कंकड़ पत्थर वाली बची रहेगी, उसको कहा जाएगा आपका भूड़ कहा जाएगा। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद जो है आपका बात करेंगे तो खादर और बांगर हमारे यहाँ पे दोनों ही टाइप पाए जाते हैं। खास करके देखिएगा तो जो आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न साहिबगंज का एरिया है वहाँ पे बांगर मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साहिबगंज में देखिएगा खादर मिलेगा। वैसा क्यों है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में गंगा नदी बहती है। अब गंगा नदी बह रही है तो गंगा नदी के जो बाढ़ का पानी है वो पहुंचेगा, ठीक है, तो उसके कारण से नई जलोढ़ मिट्टी बनेगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ क्या होगा आपका खादर होगा। सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पैडी वीट जैसी चीज़ें यहाँ पे उगाते हैं। माइकासस सॉइल बेसिकली क्या है, इसमें माइका चिप्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको माइकासस सॉइल कहा जाता है। अब झारखंड के जिन जिलों में माइका का प्रोडक्शन होता है या जो माइका के माइंस हैं वहीं पर आपको माइकासस सॉइल देखने मिलेगा। जैसे आपका जो है हजारीबाग का एरिया, कोडरमा का हिस्सा, गिरिडीह के हिस्से, यहाँ पर आपको ज़्यादातर माइकासस सॉइल मिलते हैं, जस्ट आपको ध्यान रख लेनी है। हालांकि जो है कोडरमा, झुमरी तिलैया, मांडू, बड़का गाँव, ये सारे के सारे उसी एरिया में आएंगे, ठीक है। कोदो, कुर्थी जैसी चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं। एक टाइप का मिलेट ही कह लीजिए उसको, है ना, ठीक है। अनाज होता है, मोटा अनाज नहीं रहता है, कोदो जो है थोड़ा, ठीक है। अब जो है लोकल नेम है सॉइल के, जैसे चिकनी मिट्टी है, बात नहीं, तो जैसे इसको बोलते हैं केवाल कहा जाता है, चीटा माटी भी बोलते हैं, ठीक है, नगरा मिट्टी भी बोला जाता है, इसी को जो है आपका गोबरा मिट्टी भी बोलते हैं। तो अलग अलग स्थानीय नाम है। जैसे मान लेते हैं आप चले गए कहाँ पे आपका इधर लोहरदगा तरफ, गुमला तरफ चले गए तो इसको बोला जाता है आपका क्या, नगरा बोलते हैं, गोबरा भी बोला जाता है। आप यही गढ़वा तरफ चले गए तो वहाँ पे केवाल मिट्टी कहा जाता है। हमारे साइड में इसी को चीटा माटी बोलते हैं। तो जनरली क्या है कि इसका यूज जो है कई अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए, खास करके लिपाई वगैरह के लिए जो है लेसने के लिए यूज करते हैं। लेसना समझते हैं, दीवारों को लेसने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सूखने बाद इसमें भी दरारें पड़ती है, ठीक है, तो नीचे वाला हिस्सा जो है खास करके ये करने के लिए यूज किया जाता है। खैर, दोमट मिट्टी को खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आराहसा जैसे नामों से जानते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है वो है आपका खेरसी। दरअसल मुंडा ट्राइब लोग जो बलुई मिट्टी होती है उसको खेरसी बोलते हैं, मुंडा ट्राइब में ज्यादा यूज होता है। देन जो है आपका सैंडी मोल्ड की बात करें, इसको बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल हासा जैसे नामों से जाना जाता है। जस्ट आप ध्यान रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। नाउ अब आते हैं जो लोकल नेम ऑफ लैंड। तो जैसे क्या होता है कि जो उच्च भूमि होती है ना, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका टाण बोलते हैं। टाण मतलब जहां पे मेनली क्या होगा आपका, जैसे मोटे अनाज की खेती होती है, खास करके जैसे गोड़ा धान उगा दिए, है ना, आपका जो कुल्थी बो दिए, कुल्थी या कुर्थी जिसको बोलते हैं, या फिर जो है आपका सुरगुजा वगैरह, है ना, ये सब जो है आपका बो के छोड़ देते हैं, ये जनरली क्या होता है आपका टाण में उगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कृषि कार्य न के बराबर होता है, बरसात के दिनों में यानी मानसून सीजन में ही केवल जो आपका ये धान वगैरह बो देते हैं। तो क्या है कि आपका खेती बाड़ी इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका टाड़ यानी अपर लैंड, जिसको दिहारी, भीठा, बहारसी और बारी जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन दोन की बात करेंगे तो ये लोअर लैंड होता है, जिसको गढ़ा, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा, कनारी जैसे नामों से जाना जाता है। तो मेनली ये क्या होगा आपका, जहां पर जैसे धान वगैरह उगाते हैं उसको बोलते हैं। हालांकि इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे दोन 1, दोन 2, दोन 3 टाइप होते हैं। इसकी लाइक प्रोडक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे दोन 1 है वो बेस्ट क्वालिटी का दोन होगा, मतलब जहां पे सालों भर जल का पानी जो है बहाव होता रहेगा। तो वहां पर धान की खेती आप साल में 3 बार कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम दोन 2 में जाते हैं तो वहां पे प्रोडक्शन कम होता है, और दोन 3 में सबसे कम होता है। यानी सबसे खराब टाइप का अगर पैडी लैंड की बात करेंगे तो दोन 3 को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 3rd क्लास धनहर लैंड हमने CNT में पढ़ा था। टाण 1, टाण 2 जो है आपका, उसमें भी प्रोडक्शन के आधार पर ही ये किया गया है। उसमें सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, सब्जियां उगाते हैं मेनली। हाँ, इसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रख लीजिएगा। एक जैस्मिन है जिसको कहा जाता है आपका झारखंड एग्रीकल्चर एंड जो है सॉइल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कहाँ पे आपका, रांची में है। इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग सेंटर हजारीबाग में, ये DVC के अंतर्गत आता है। सॉइल रिसर्च एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे हजारीबाग में है। और अगर हम बात करते हैं लाइक सॉइल इरोजन से कितना एरिया अफेक्टेड है, तो अराउंड जो है आपका 22%, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? नहीं सर, हो जाएगा। हो जाएगा, आराम से ही बात कर लेते हैं। अभी 15 मिनट है और मैं 10 मिनट लेट से आया था, तो उसमें और 10 मिनट जोड़ दीजिए, हो गया 25 मिनट। देखिए क्या होता है ना कि केवल बैठे बैठे सुनना थोड़ा सा टफ तो लगता है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं इसलिए सुन भी पा रहे हैं। यही अगर आप लाइक ऑनलाइन देख रहे होते तो इतने देर नहीं बैठ पाते, लगता आप छोड़ो हटाओ यार, ठीक है, बाद में, ठीक है। ये सबके साथ होता है, ऐसा जो है नॉर्मल है।
लेकिन यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, और इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत लिखते रहिए, जो मेन कीवर्ड है वो, ठीक है, हाँ वो ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, बात नहीं, नेचुरल वेजिटेशन नाम से ही पता चलता है, यानी जो नेचुरली डेवलप हुआ हो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और नेचुरल वेजिटेशन को सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है वो है आपका कौन सा, रेनफॉल। ध्यान रख लीजिएगा, वर्षा के आधार पर ही प्राकृतिक वनस्पतियों का डिवीजन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सॉइल टाइप हो गया, है ना, आपका जो है टोपोग्राफी हो गया, है ना, यानी लैंडफॉर्म टाइप कह सकते हैं। तो इसके अलावा टेम्परेचर ये भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है या सबसे जो मेजर फैक्टर है आपका नेचुरल वेजिटेशन को प्रभावित करने वाला, वो है कौन सा, आपका वर्षा, यानी जो आपका रेनफॉल। ध्यान रखेंगे, जैसे आप जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। जैसे राजस्थान के एरिया में चले जाइए, वहाँ पे जो आपका कैक्टस, बबूल, है ना, यही सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। खैर एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट टाइप। तो झारखंड में अगर हम फॉरेस्ट टाइप की बात करते हैं तो एज पर चैंपियन एंड स्टेट क्लासिफिकेशन झारखंड में 2 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो आपका कौन सा, एक मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट और एक आपका जो है ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। यानी एक अगर कैटेगरी की बात करते हैं तो वह आपका डेसिडिवस फॉरेस्ट झारखंड में मिलता है। डेसिडिवस फॉरेस्ट यानी जिसको पर्णपाती वन कहते हैं। पर्णपाती वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक समय के बाद ये पौधे अपने पेड़ से पत्तों को गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं, क्योंकि जो है इन पेड़ों को लगता है कि अगर ये पत्ते रहे तो हमारी जान ले लेगा। क्यों ले लेगा ये, तो दरअसल पौधों में एक क्रियाएं होती है जिसको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, तो पौधों के पत्तों द्वारा पानी का ह्रास होता है, ठीक है। यानी द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। यानी पेड़ के पत्तों द्वारा जल का ह्रास होना ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रख लीजिएगा, वाष्पीकरण अलग है और वाष्पोत्सर्जन अलग है, दोनों मिला मत दीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे मास्टर गलत ये दे लो, ठीक है, डेफिनेशन। तो क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पेड़ के पौधे, मतलब पौधे जो होते हैं ना, अपने पत्तों से पानी का ह्रास करते हैं। जैसे हम अपने बॉडी से भी क्या करते हैं, जल का ह्रास करते हैं ना स्वेट के माध्यम से, वैसे ही समझ लिए पेड़ पौधे भी करते हैं। जैसे क्या होता है, आप साइंस पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में जब आप प्रोडक्ट की ओर देखते होंगे तो वहां पे वाटर भी रहता है, वाटर रहता है ना, ठीक है। तो वो वाटर कौन सा है, वही तो पत्तों से ये होता है। पत्ते में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से आपका ह्रास होता है। अब ठंडे के दिनों में जनरली जो है आपका क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, होता है ना, पानी रहता नहीं है। आप देखते होंगे हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है उस समय, ठीक है। तो अब मान के चलिए एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी कम है, पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना पका रहे हैं, ठीक है, जो थोड़ा बहुत पानी है उसका यूज कर रहे हैं और पानी जो है आपका लॉस भी कर रहे हैं। अगर ये लगातार बढ़ता रहा तो प्लांट भी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, प्लांट क्या हो जाएगा, पेड़ पौधा मर जाएगा। तो अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बोलता है भैया पत्ता को ही गिरा दो, सब नहीं गिराना है, थोड़ा थोड़ा बचा कर रखना है, जिससे जो है कम से कम खाना पका सके। तो बाकी जो ऑलमोस्ट पत्ता को क्या करता है वो गिरा देता है, बन जाएगा टुंडा। टुंडा समझ रहे हैं, टुंड्रा नहीं है ना, टुंडा मतलब जो है एकदम खाली उसकी टहनियां दिखाई देंगी आपको, पेड़ जो है आपका खड़ा रहेगा और केवल टहनियां दिखाई देंगी। तो इस तरह से होता है। तो इससे क्या है कि पेड़ अपना जो है एक तरह से लाइफ को बचाने का काम करता है। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे मिलता है आपका, जनरली मॉनसून टाइप के क्लाइमेट में आपको ये मिलता है, ठीक है, और इसलिए इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे लाइक हम इंडिया की ही अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट का एक्सपेंशन है वो है आपका कौन सा, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, या फिर कह लीजिए आपका कौन सा, डेसिडिवस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉनसूनी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब ये ना वर्षा के आधार पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। यानी अगर जैसे आप ऐसे आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे क्या कि 200 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक अगर बारिश हो तो वहां पे क्या होगा, आपका डेसिडिवस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। यहाँ पे आप झारखंड के ऑलमोस्ट किताबों में देखिएगा कि अगर 120 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, और अगर 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। हालांकि वेजिटेशन में कोई खास अंतर नहीं होता है। झारखंड की जंगलों में जितने सारे पेड़ पौधे आप देखते हैं वो सारे उठा के रख दीजिए, किसमें, दोनों में, गलत नहीं होगा, क्योंकि डेसिडिवस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो ये मिलता है, ठीक है, वेजिटेशन, वो है आपका साल। इसलिए साल को कहा जाता है आपका क्या, किंग ऑफ डेसिडिवस फॉरेस्ट बोलते हैं, सबसे ज्यादा वही मिलेगा। और इसलिए इनको जो आप देखिएगा झारखंड में भी देखेंगे साल फॉरेस्ट आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। वेल, एक एक करके यहाँ पे बात करें तो एज पर द चैंपियन एंड स्टेट क्लासिफिकेशन द फॉरेस्ट टाइप जो है क्या है, फॉरेस्ट टाइप, द फॉरेस्ट इन झारखंड बिलोंग्स टू 2 फॉरेस्ट टाइप ग्रुप। कुछ छुटा हुआ होगा यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं।
तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट 93.30% आपको मिलेगा, ठीक है, यानी जो आपका कितना 93%, इतना तो याद रह जाएगा। और महज जो आपका 2.5% आपको मिलता है कौन सा, मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश उतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे होती नहीं है, नॉर्मल टाइप का होता है इसलिए। बाकी जो आपका अदर अगर देखेंगे तो वो 4.04%, ठीक है। अब वेट या जो आपका मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होगा, मोर देन 120 सेंटीमीटर। विस्तार में केवल इतना याद रख लेना है, झारखंड का जो सदर्न पार्ट है, ज्यादा बारिश कहाँ होती है, सदर्न पार्ट में या नदन पार्ट में, आप कहेंगे सदर्न पार्ट में। अगर हम संथाल परगना रीजन में जाते हैं तो कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगा, ईस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। तो संथाल परगना में ईस्टर्न पार्ट और पूरे इधर छोटानागपुर में कहाँ पे, सदर्न पार्ट में। यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा, वेट डेसिडिवस फॉरेस्ट या मोस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट, याद रख लेनी है। और समझ में आई, पेड़ पौधा मत रखिए क्योंकि जो है वो सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। वही साल, शीशम, जामुन, पलास, महुआ, खैर, कटहल, आम, गम्हार, नीम, यही सारा मिलेगा, ध्यान रख लीजिए। हाँ ठीक है, जहां पे 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, कौन सा हिस्सा है, झारखंड का उत्तरी हिस्सा ले लीजिए। संथाल परगना का पूर्वी या पश्चिमी भाग, कहेंगे पश्चिमी भाग, कम बारिश होती है यहाँ पे, तो वहां पे मिलेगा कौन सा आपका, ड्राई डेसिडिवस फॉरेस्ट। तो वही गढ़वा, पलामू, चतरा, उत्तरी लातेहार, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, राजमहल पहाड़ी का पश्चिमी भाग। मुख्य वृक्ष में जो आपको वही याद रख लेना है, कुछ अलग से इसमें है नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो है इसी चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ध्यान रख लीजिएगा, द एरिया अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स इन झारखंड एज पर द चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट कवर ISFR 2023, यानी जो है सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट यही है ना। अभी ये मत ढूंढिएगा 2025 वाला पढ़ के जाएंगे, वो मिल भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो आया ही नहीं है, समझ गए। तो क्या होता है ना, ये कुछ लोग बोलते हैं मास्टर पुराना वाला पढ़ा दिल की, ठीक है, मतलब भाई यही नया है, बोल देते हैं कि 2026 में जो है आपका 2023 वाला पढ़ा दे रहे हैं, यही बोल देते हैं। भाषा है, भाषा का कोई ये नहीं होता, जिससे आप समझ गए वही भाषा है ना, आप समझे मेरी बात। हम जो बोलते हैं इंटरव्यूअर को क्यों नहीं समझ में आता है। देखिए क्या होता है ना, उसका बस मन होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार जो है मैं ऐसे ही पढ़ाने के लिए, उन्होंने कहा कि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, मतलब ठीक है ले लीजिए, क्या दिक्कत है। अब जो चीज़ जरूरी है पढ़ाने के लिए वो उन्होंने पूछा ही नहीं, अनाप शनाप पूछा और बोले रिजेक्टेड। अब समझ रहे हैं, हाँ, लेने का मन नहीं था। तो जैसे अगर मानते सामने वाला को है कि चलो इसको रख लेते हैं, तो पूछेगा क्या, झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है, तो बता देंगे रांची। लेने का मन नहीं है तो लेने का अगर मान लेते हैं कि आपको सेलेक्ट करने का मन नहीं है, ठीक है, तो सीधे पूछ देगा क्या कि झारखंड की राजधानी रांची में कोरवा जनजाति के कितने लोग रहते हैं, फंस गए वहीं पर, ठीक है, क्योंकि उसको मन नहीं है। तो इसलिए डिपेंड करता है, कई बार सामने वाले को एहसास हो जाता है कि यार इसका मुंह पसंद नहीं आ रहा हमको, छोड़ दो इसको, नहीं लेना है। कभी कभी होता है ऐसा, चेहरा देख के जो है ये हो जाता है, बोलता यार ठीक है, नहीं मतलब जो है हो गया, मान के चलिए 1 साल के आसपास, ठीक है। नहीं, प्रो का बात नहीं, देखिए अगर अगले को मन नहीं है ना तो रखेगा ही नहीं, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कुछ समय पहले की बात है, जब एक तरह से मार्केट पूरा डाउन था, हमें लगा चलो कहीं कोई काम मिल जाए, तो हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बड़े एटेक है ना, जिसका भी आप नाम जानते हैं, ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं। तो मैं बोला भाई कहीं लगवा दो, ठीक है, तो बोला अच्छा ठीक है जो है लगाते हैं ये में। तो जो उत्कर्ष है ना, वहाँ पे जो है एक ये क्या बोलते हैं कैटेगरी हेड जो है, जो डायरेक्टर है, उसी से हमारी जान पहचान है, ठीक है। तो उनको मैंने बोला, तो बोला अच्छा ठीक है, जो एक नंबर दिया, बोला कि इससे बात कर लो, ठीक है हो जाएगा। तो मैंने बात किया, बोला ठीक है, एक मतलब फॉर्मल ये जो है एक डेमो बना के दे दीजिए। मैंने दिया उनको बना के, बोला कि जो है देखिए मज़ा नहीं आया, नहीं, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका जो थोड़ा झुकाव है ना वो जेपीएससी की ओर ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे जेपीएससी का नाम नहीं लिया हमने। उन्होंने देखा कि मैं ज़्यादातर मैंने किस चीज़ के लिए पढ़ाया है, मैंने जेपीएससी के लिए पढ़ाया, लेकिन नहीं जेपीएससी की ओर आपका झुकाव ज़्यादा है, तो इसलिए जो है हमारे लिए आप सूटेबल नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि जब मन नहीं होता ना तो वो नहीं रखते। और अभी जो है, अभी क्या है कि वही बंदा अभी बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है ना। हाँ सुन तो लीजिए, अभी इसके अलावा कई सारे और एडिटेक वाले क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पढ़ा दीजिए। मैं बोला अभी कहीं नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं अचानक हम पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। चलिए, तो जनरली क्या होता है कि जब मार्केट खराब होता है ना तो कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा, और जब मार्केट ठीक ठाक स्थिति में आ जाता है तो फिर सब आपको अपने पास बुलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि सिचुएशन अगर खराब भी रहे ना तो अपने आप को थोड़ा सा उस समय पेशेंस बना के रखना होता है, ठीक है। खैर अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसमें अगर हम बात करते हैं
तो ये ना सवाल पूछा था पिछले मतलब 2024 में भी आया हुआ था। जनरली बुक्स वगैरह में कई जगह पे ये चीज़ कवर किया हुआ भी नहीं है, तो है क्या? नहीं है ना? तो नहीं है ना? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, झारखंड में 8 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, एज पर चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो है आपका 1968 में ये जो आपका क्लासिफिकेशन किया है उसके अनुसार। अब वो कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप हैं? तो वो है आपका मोस्ट पेनिसुलर लो लेवल फॉरेस्ट, मोस्ट पेनिसुलर वैली साल, ड्राई डेसिडुअस स्क्रब, बोसवेलिया, ठीक है, ब्यूटिया, ड्राई बैम्बू ब्रेक और ड्राई पेनिसुलर साल फॉरेस्ट जो सबसे ज्यादा है, ये याद रख लेना है। और नदन ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट जो सेकंड नंबर पे ही आता है। और सबसे कम अगर आप देखिएगा ब्यूटिया फॉरेस्ट, यानी पलास के जो वन है वो सबसे कम है। हाँ जी, याद रखना पड़ेगा। सिर्फ पलास और पहले क्या पड़ेगा उसको? ब्यूटी, मतलब इधर ब्यू और इधर टी, क्या? वाह सर भी लेकिन लॉजिक पॉइंट से समझ गए भाई। तो भाई ये ब्यूटिया ही पढ़ते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो पलास जो होता है ना, पलास जो होता है इसको बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है, ठीक है। हाँ, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो वही जो है पलास फॉरेस्ट है ये। पलास जो फूल होता है, पलास जो होता है उसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है, ठीक है। तो उसी के नाम से ये ब्यूटिया फॉरेस्ट है, समझ गए? चलिए, तो नहीं 0% क्या है कि बहुत नेग्लिजिबल ये में है, तो इसलिए इसको 0 ही दिखा दिया गया। हाँ अरे दादा, ठीक है, सुन लीजिए। अब वो जो सुन तो लीजिए, वो जो 2 टाइप है ना, उसको आगे फर्दर जो डिवीजन किया गया है उसमें ये 8 टाइप निकल के आएगा, ठीक है। तो चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन है, उसमें 6 टाइप के फॉरेस्ट हैं। 6 टाइप में 2 टाइप का मिलता है कहाँ पे? आपका झारखंड में। और वो 2 टाइप को आगे जब डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 8 टाइप का, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। हाँ, सब क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो कि झारखंड के कंटेक्स्ट में देखेंगे। इसमें कुछ याद मत रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया एक याद रख लेना है, जो कि 79,716 स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। और जो है आपका नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है आपका? 17। कितने हैं? 17। क्या सत्यनारायण कथा चल रहा है पूरा कंधा में? मतलब कहीं दोनों का कुछ आज है ना? नहीं होता है। हाँ, माहौल बन रहा है। नहीं, मजाक कर रहे हैं ऐसे ही। पूरा उनके कंधे में अपना सिर रख के जो है मस्त सुन रही है। दोनों बहन है, नहीं ना? दोस्त है। चलिए, अब दोस्त ना रहा, माथा झुका ली है वो। क्या हो गया? चलिए, कह रहे सखा है वो लोग दोनों। चलिए ठीक है। वो हंस रही कि रो रही हैं? हंस रही हैं, ठीक है। खुशी ही ऐसी है क्या? चलिए, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। नंबर ऑफ फील्ड डिस्ट्रिक्ट्स क्या है आपका? 0 है, तो ये आप जो है इसकी पढ़ सकते हैं, बात नहीं। 17 का चीज है, ये है जनजातीय जिलों की संख्या। जनजातीय जिलों की संख्या। सर इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गलत लिखा हुआ है। हाँ, मुझे यही तो होता है। एक बार मैंने पढ़ाया और एक ने कहा कि जो है कोऑर्डिनेट ही गलत बता रहे हैं, पहले खुद पढ़ के आओ उसके बाद पढ़ाना। मैं बोला कि ये मैंने नहीं लिखा है भाई, ठीक है। अब मेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है। मैं तो साफ साफ बोल देता हूँ कि ये वाला जो है आपका ये गलत लिखा हुआ है। अब 21 से लेकर जो आपको कितना तक याद रखना है? 25 तक। और इधर जो आपको क्या इतना रखा है? 83 से लेकर जो आपका 87 तक। ये आपको ध्यान रख लेनी है, बस कुछ नहीं इसमें। और अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखने वाली चीजें बताऊंगा, क्योंकि जो है अगर आप 2021 के रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, तो ये 23,721 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। और जो 2023 में जाएंगे तो ये जो आपका 23,765 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। माइनस करेंगे तो अराउंड 44 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आएगा। लेकिन अब आते हैं यहाँ पे इस वाले ये में आ जाइए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आपका 58.81%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू 2021 रेस्टर बेस्ड, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना 58, ये डेटा में ही है। और ये बात नहीं, अगर टाइपिंग एरर हुआ हो तो एक जगह पे एरर हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कई जगह पे जो लिखा हुआ है ना वहां पर भी यही चीज है। तो इसलिए हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, जैसा है वैसे ही रहने दिया है। तो इसको केवल ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो देख लीजिएगा कि क्या है नियर में आंसर। भगवान भरोसे।
ठीक है। तो ये अगर हम देखेंगे तो 23,665.78 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, जो झारखंड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना आपका 29.81% है। अब आपको बता दूं, जो एग्जाम में आते हैं ना, ये लोग 2019 का भी पूछ लेंगे, तो याद रखिएगा, अगर पुराना डेटा से पूछा जाता है तो केवल आपको 29% ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना, तो 29.49% था 2017 में, ठीक है। 29.61% था आपका 2019 में, 29.76% था आपका कब, ठीक है, 2021 में, और अभी जो है 29.81% है 2023 में। तो 17 में आप देखेंगे ये था, 2019, 2021 और जो आपका 2023, ठीक है। तो पुराने डेटा से भी पूछेंगे ना, तो याद रखिएगा एवरेज कितना है 29%, कितना है 29%। और ये लोग इतने कामचोर हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी अपडेट नहीं करते, उसमें तो 28% लिखा है इन्होंने, ठीक है, 28%। बट ध्यान रखना है, ये भी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इनकी अपनी जो मिनिस्ट्री है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड क्या बोलता है आपका, ठीक है, हाँ, तो उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। बेसिकली पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार होता है आपका फॉरेस्ट जो ये है ना, वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में, वहाँ से तैयार होगा, फिर जो है आपका भारत सरकार की वो मंत्रालय इसको जारी करती है। तो इतना ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्या हो गया, इतना रोड बन रहा है, इतना पेड़ कट रहा है लगातार, फिर भी बढ़ रहा है फॉरेस्ट। नहीं तो कुछ जगह पे बढ़ता है, कुछ जगह पे घटता है, ठीक है। नेचुरल रीजंस पे अपने हाँ, अब अगर हम बात करते हैं, 1 नेशनल पार्क एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंस्टिट्यूट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ द स्टेट कवरिंग 2.74% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जो है आपका एक नेशनल पार्क है, वो कितना ये बनाता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है, 2.74%। ये ध्यान रख लेनी है, बाकी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यहाँ पे इसको बस घर में जाके देख लीजिएगा, अच्छे से जूम कर करके आते हैं इसमें। अरे इसमें क्या है, लैंड यूज पैटर्न है कि किसमें कितना है, नेट एरिया सोन, करेंट फैलो लैंड अदर देन करेंट फैलो, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये सारा चीज इसमें एक आध याद रख लीजिएगा। जैसे जो आपका नेट एरिया सोन याद रख लीजिएगा इसको, इसके बाद एक करेंट फैलो वगैरह पूछ लिया जाता है, इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफिकल एरिया पूछ लीजिएगा क्योंकि ये आपका हेक्टेयर में होता है, इसके बाद जो है आपका ग्रेजिंग एरिया, नहीं वो सब छोड़ दीजिए, बस इतना सा याद रख लेना है। वेस्ट लैंड याद रख सकते हैं, अरे नहीं उतना मत याद रखिए, इतना याद रखिए ना, काफी है। अब आते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कवर। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ध्यान रख लीजिएगा, अगर मोर देन 70% कैनोपी एरिया होगा तो क्या कहलाएगा आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अत्यधिक सघन वन। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अत्यधिक सघन वन, अत्यधिक, हाँ। हेमंत जी का कहना है कि किताब में से मैच नहीं कर रहा है। कब का है ये, क्या हो गया, इनका पैसा डूब, यही क्या मैच नहीं कर रहा है ये, क्या बोलिए, क्या चीज मैच नहीं कर रहा है इसमें, सर मैच कर रहा है, जबरदस्ती पूछ रहा था, अब क्या बोले। लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अत्यधिक सघन वन का मतलब होता है, अब यहाँ जगह है नहीं तो ऐसा करते हैं ना, इधर लिख देते हैं, ठीक है, वीडीएफ यानी अत्यधिक सघन वन, अत्यधिक सघन वन, ठीक है, जिसको वीडीएफ कहा जाता है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर 70% से ज्यादा अगर जो है क्या हो, डेंसिटी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी जो है, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 70%, ग्रेटर देन का साइन ऐसे होता है ना, अगर जो है ये कितना हो जाए 40 से लेकर अगर 70% तक हो तो वो क्या कहलाएगा, मध्यम सघन वन कहलाएगा, मध्यम सघन वन कहलाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये 10 से लेकर 40% तक हो तो क्या कहलाएगा, ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन कहलाएगा, ये खुला वन। और इसको तीनों को मिला करके ही जो आपका टोटल फॉरेस्ट कवर होता है, जो कि कितना आपका 29.81% है। अगर जो है 10% से क्या हो आपका कम हो तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रब कहते हैं, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखिएगा। अब अगर मानते हैं अगर पूछा भी जाए तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कौन सा है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है। किसमें, इसमें जो आपका भाई झाड़ी उड़ी जो थोड़ा बहुत एक तरह से, हाँ। इसका फॉरेस्ट कवर पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर की बात करें 0.08 हेक्टेयर, याद रख लीजिएगा। रैंक इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो कितना आपका, ये 10वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जैसे मध्य प्रदेश है तो झारखंड कितने नंबर पे आपका, 10वें नंबर पे। इसके बाद अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा एक पाई चार्ट बना हुआ है, आप ध्यान रख लीजिएगा।
अब यहाँ पे वो सारा का सारा जिला का रखा हुआ है, ठीक है, डेटा आप याद रखेंगे। इसमें जैसे क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, टोटल परसेंटेज कैलकुलेटेड एरिया बाई जो है आपका क्या है, सोल, पता नहीं क्या इसका मतलब निकलता है, परसेंटेज ध्यान रख लीजिएगा। और जो आपका 2021 के असेसमेंट के अनुसार जो है आपका, ठीक है, जो चेंज हुए हैं वो। और ये स्क्रब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ होगा आपका जो है, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, ये सॉरी झारखंड का कितना है, 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर कितना है उसमें से, तो वह आपका 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर। और चेंज कितना हुआ है, अच्छा परसेंटेज अगर पूछा जाएगा, ये चेंज हुआ है आपका इतना। और इसमें से VDF हो गया, MDF हो गया और ओपन फॉरेस्ट हो गया। तो ये ऑलरेडी हमने पीछे देखा हुआ, यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 33%, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो है 33% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, डिस्ट्रिक्ट विद लिस्ट फॉरेस्ट कवर, ये सारा जो है आपका सर्वाधिक 1%, ठीक है, मिनिमम जो है आपका 1%, ये सब आप घर में जाके देख लीजिएगा सर। हाँ, ठीक है, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में ही आएगा, वो वेस्ट सिंहभूम में। बट अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट का जो डेटा दिखा है उसमें चतरा और लातेहार सबसे ज़्यादा है वो, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि कुछ एक एरिया को वो लाइक क्या बोलते हैं उसको नोटिफाई किया जाता है कि हाँ इतना एरिया इसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट में आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे, ये देखा जाएगा ना, आएगा वो, ठीक है, आएगा। लेकिन जो है आपका टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट के एरिया में देखेंगे तो जो है आपका डिस्ट्रिक्ट के एरिया का आधार पर देखा जाता है, ठीक है, हाँ। अब जैसे अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज है। तब कहेंगे तो मिजोरम कैसे हो जाएगा ज़्यादा, तो उस स्टेट के एरिया के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि कितना जो है आपका फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तब वो छोटा है और मिजोरम, और उस छोटे से एरिया में जो आपका फॉरेस्ट कवर उसका आधा से अधिक है, मतलब हमको लगता है 72 के आसपास, ऐसा कुछ है ना, हाँ 85 है कि 72 है, 82 कुछ ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो ये इस तरह से। अब सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एक तरह से ग्रोथ हुआ कहाँ पे हुआ, आपका गढ़वा में, और सबसे ज़्यादा जो कमी हुआ कहाँ पर, वो हुआ आपका चतरा में। ये वाला आपको पीछे वाले ये में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं जो कुछ वन लाइनर टाइप के आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया लातेहार में है, मिनिमम डेंस फॉरेस्ट एरिया धनबाद में है, ठीक है। मोस्ट मॉडरेटेड डेंस फॉरेस्ट जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। मिनिमम मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है आपका या मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट देवघर में है। मोस्ट ओपन फॉरेस्ट वेस्ट सिंहभूम में, मिनिमम ओपन फॉरेस्ट एरिया जामताड़ा में, और म्यूनिसिपल बॉडी विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया रामगढ़ में है। ये जो है आपका देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि जो म्यूनिसिपल एरिया के लिए फॉरेस्ट कवर जो है रिलीज किया गया है ना, इसमें पहले कभी हमने देखा नहीं है। तो उसमें जो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका रामगढ़, जो ये चूंकि एक म्यूनिसिपल ये है क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट जोन तो है ही, लेकिन जो है वो नगर परिषद में आता है, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल में आता है, वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं आपका कौन सा, ठीक है, कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट में, जैसे प्रोटेक्टेड, रिजर्व, और जो आपका क्या होता है अनरिजर्व या अनक्लास्ड कह सकते हैं। देखो प्रोटेक्टेड में क्या होता है ना, प्रोटेक्टेड में क्या होता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, यानी जो है हर एक एक्टिविटीज अलाउड होता है जब तक से मना न किया जाए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज आर अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड, या ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, हाँ प्रोटेक्टेड में होता है, ठीक है। यानी जो है इसको क्या कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, ठीक है। यानी सभी गतिविधियों की अनुमति होती है, गतिविधियों की अनुमति, विधियों की अनुमति जब तक मना ना किया जाए। जैसे मान लेते हैं आप इस क्लासरूम में एंटर किए, जहां मन किया वहां बैठ गए, लेकिन अगर किसी चीज का मना किया जाए कि नहीं आगे का 2 बेंच छोड़ के बैठना है, तो तब आपका क्या है, ये जो आपका प्रोहिबिशन लगाया गया। वैसे ही होता है प्रोटेक्टेड में, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, जब तक से मना न किया जाए सब कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन
रिजर्व में क्या होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, अनलेस परमिटेड, यानी सभी गतिविधियों की मनाही, सभी गतिविधियों की मनाही जब तक अनुमति न हो, अनुमति न हो, ठीक है। यानी जो है मानते हैं इस क्लासरूम को ऐसा बनाया गया कि इसको रिजर्व रखा गया कि कोई यहाँ पे तब तक नहीं बैठेगा जब तक से परमिशन ना मिल जाए, तो रिजर्व फॉरेस्ट वैसा ही होता है। अब जो है यहाँ पे ध्यान रख लेनी है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 81.28% है, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका हजारीबाग में है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है कितना आपका 18.58%, जो कि सबसे बड़ा कौन सा आपका सारंडा जो फॉरेस्ट डिवीजन है वो। और अवर्गीकृत का मतलब होता है जो ना तो प्रोटेक्टेड है और ना ही जो है आपका रिजर्व है, तो उसको रखा जाता है किसमें आपका, उसको अनरिजर्व या अनक्लास्ड कहते हैं उसको, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा, साहिबगंज में मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। 23 में हालांकि ये डेटा आया नहीं था उसमें अलग से, तो ये जो आपका थोड़ा पुराना वाला ही डाटा आपको मिलेगा, बात समझ में आई, तो ध्यान रखना। वैसे एग्जाम में आता होता नहीं है, ये पूछता है लेकिन कि संरक्षित और जो है आपका क्या, ये पिछले बार भी पूछा था। और मैं आपको बता दूं आधे से अधिक लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। हाँ देखिए, रिजर्व मतलब सिंपल सा है, अरे रिजर्व का मतलब आप रिजर्व करवाते हैं तो वहाँ किसी को बैठने देते हैं, जब तक आप परमिशन नहीं दीजिएगा कोई बैठेगा वहाँ पे नहीं। लेकिन जो है जो जनरल वाला होता है, जहां मन क्या वहां बैठिए, जब तक से मना ना किया जाए। बोलता है ऊपर बैठना नहीं है, लिखा रहता है कि ट्रेन के छत पर बैठकर यात्रा करना कानूनन अपराध है, तो मना किया हुआ है। लेकिन नीचे जहां मन किया वहां बैठिए, मन किया बाथरूम में जाके आधे घंटे बैठे रहिए बिना टिकट का, बहुत लोग बैठ जाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद जो है कितना टाइम हो गया, 1:16 हो गया। अच्छा ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसमें प्राइमरी और या मेजर और माइनर आपको दो मिलेगा, जिसमें से आपको जो है सखुआ, आगे जाएंगे तो महुआ, है ना। और ये सब ध्यान रखेंगे, जैसे ये जो है ना वैज्ञानिक नाम ये पूछा है पिछले बार, भर भर के पूछा है, बात नहीं, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, नहीं तो अभी 2 बजे तक पढ़ाएंगे। तो ये जो है आपका महुआ, तो जैसे मधु का लॉन्गीफोलिया बोलते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। इसका जामुन हो गया, सेमल, गम्हार, सागौन, ये सब जो आपको मिल जाएगा इसमें। तेंदू है ना, तेंदू वगैरह ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका इधर लाख या जिसको लाह बोलते हैं, लाह के बारे में पूरा डिटेल में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, इसके बाद जो है आपका तसर रेशम के बारे में जितनी चीजें हैं, ठीक है। जैसे ये पिछली बार पूछा था, ये जो आपका ये वाला क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो आपका ये सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है, जिसको गॉड्स कहते हैं, वो एक तरह से। और पूरे दुनिया भर में जो आपका सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तसर सिल्क का एकमात्र सप्लायर कौन है आपका, झारखंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका ये वाला जो मिला, ये वाला सर्टिफिकेट के बारे में पूछा था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है रिसर्च सेंटर वगैरह, झारक्राफ्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद तसर रेशम के बारे में, अच्छा सिल्क पार्क है, ये लिख देते हैं केवल आपका, एक आपका कहाँ पे, गिरिडीह में, एक आपका देवघर के जसीडीह में, एक आपका जो है खरसावां में, और एक आपका जो है रांची में इरवा एक जगह है, वहीं पर आपको मिलेगा। फर्स्ट वाला यहीं पे है, ठीक है, फर्स्ट वाला यहीं पे है। इसके अलावा झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जनरली क्या होता है, नॉन मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसको तसर सिल्क बोलते हैं। लेकिन अब जो है मलबरी सिल्क यानी सहतूत रेशम का भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, जो कि बॉम्बिक्स मोरी से बनता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है देखिएगा लातेहार, गुमला, रांची, खूंटी, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ये किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखिएगा। कुचाई सिल्क की बात करते हैं तो सरायकेला खरसावां में इसको डेवलप किया गया है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिल्क है ये, और सरकार ने या झारक्राफ्ट ने इसको जो प्रमोट करने का जो है बहुत तेजी से ये काम कर रहे हैं इसको लेकर के, और कहा गया कि इसको हम जीआई टैग दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आपका यहीं से इसका उत्पन्न हुआ है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ईरी सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है, टसर सिल्क होता है ना, तो ये नई टाइप का सिल्क है जो कि झारखंड में डेवलप किया गया है ये। हाँ, कुचाई सिल्क ध्यान रखिएगा।